तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। दिल की धड़कनें आपकी तेज़ हो चुकी हैं, मुझे पता है, क्योंकि कल आपका बोर्ड एग्ज़ाम है। ठीक है, और बोर्ड एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये नॉर्मल सी बात है, हमारे साथ भी हुआ था और आपके साथ भी होगा। लेकिन मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर लेकर। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर जिन बच्चे ने पूरा कर लिया उसका कल का एग्ज़ाम बहुत सॉलिड जाने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने पिछले 10 साल के ट्रेंड और 2026 के सैम्पल पेपर का निचोड़ इसके अंदर लिया है। और अगर आपने आज इस पेपर को पूरा कर लिया तो जब आप रियल पेपर देने बैठेंगे कल बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप तो यही कहेंगे ये पेपर तो हम कल ही कर आए थे। तो उठो, पेन कॉपी उठा लीजिए और अपने दिमाग के घोड़ों को तेज कर लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं मिशन 80 आउट ऑफ 80। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं हम। चलिए, तो आप देख सकते हैं हमने आपको बिल्कुल रियल फीलिंग देने की कोशिश करी है। क्वेश्चन पेपर भी आपको ऐसा ही मिलेगा पेपर के अंदर। तो ये आपके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, तो ये आपको वहाँ पर पढ़ लेने हैं। 15 मिनट दिए जाएंगे, तो अच्छे से पढ़ना है ना। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो सेक्शन फर्स्ट ये है और इसके अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू टाइप, तो आपको इन्हें अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। क्या स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर है? तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या होगा हमारे पास? 10। और स्मॉलेस्ट 1 डिजिट क्या होता है हमारे पास कंपोजिट नंबर? वो होता है 4। ठीक है, एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हमारे पास? वो होता है 2। इन दोनों के बीच में एचसीएफ चाहिए, तो 10 के फैक्टर क्या होंगे? 2 × 5 और 2 का फैक्टर क्या होगा? 2 × 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसी तरीके से हमारे पास जो एचसीएफ निकल के आ रहा है वो निकल के क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,0 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। आपसे बोल रहा है कि 4,0 है, इसका डिस्टेंस आपको एक्स एक्सिस से निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो देखो इसको करने का एक बेस्ट तरीका बताता हूँ। अगर आपसे पूछे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताइए, तो आप क्या करेंगे? वाई कोऑर्डिनेट को उठाएंगे, यही इसका डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका? 0। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और आप अगर आपसे पूछे वाई कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस बताएंगे तो आप एक्स का कोऑर्डिनेट उठा लेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन कहता है, इफ द सिस्टम ax + by = 3, 4x + 6y = 12 हैज़ नो सोल्यूशन। तो क्या दिया आपको? नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, तो हमें इस कंडीशन को याद रख लेना है। तो इस कंडीशन को देखते हैं ऑप्शन में। देखो यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू तो है नहीं, तो ये कंडीशन बनेगी नहीं। देखो यहाँ पर शुरुआत में नॉट इक्वल आ गया, ये भी नहीं कंडीशन होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो इसमें दोनों में नॉट इक्वल है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं आपको एक और बता देता हूँ यूनिक सोल्यूशन की भी। चलो यहीं पे देख लो, ये आपका यूनिक सोल्यूशन के लिए है, और जब सारे इक्वल होते हैं तो ये आपकी किसके लिए होती है? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया आपको, विच ऑप्शन इज करेक्ट इफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। तो देखिए इसको हम बना लेते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है, वो किसके अंदर बना हुआ है? सर्कल के अंदर बना हुआ है। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटर किसके अंदर बना हुआ है? सर्कल के अंदर बना हुआ है। तो हम ऐसे लिख लेंगे ABCD। तो आपसे बोला गया कि बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम जानते हैं, हमने एनसीईआरटी में इसका एनसीईआरटी की जो सेकंड एक्सरसाइज है सर्कल की, उसके अंदर आपको इसको प्रूव करने के लिए बोला जाता है कि अपोजिट साइड का जो सम होता है, जो अपोजिट साइड है इनका जो सम होता है वो इक्वल होता है। तो AB + CD = मैं कह सकता हूँ AD + BC। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे AB + BC, ये बिल्कुल गलत है। AB + CD, तो यहाँ पे AB + AD आ गया। AB + CD और AD + BC, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है? देखो आपको कुछ कंडीशंस याद रखनी है। इसमें बोला है कि कोसेक थीटा - कॉट थीटा = x, देन कोसेक थीटा + कॉट थीटा क्या होगा? देखो tan के लिए भी आपको याद रख लेना। आप अगर आपसे tan में पूछे कोसेक थीटा - tan थीटा = आपको x दिया है और आपसे पूछता है कि कोसेक थीटा + tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो उसे हम लिखेंगे 1/x। और यही आपको याद रखनी है किसके लिए? वही आपको याद रखनी है किसके लिए? कोसेक थीटा - कॉट थीटा की वैल्यू, अगर कॉट थीटा की वैल्यू अगर x है तो कोसेक थीटा
प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1/x हो जाएगी। ठीक है, तो आप जानती हैं ना, तो कोई ये निकल के कहाँ से आता है, अगर आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इनको निकालते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये दिया है आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल, तो रियल एंड इक्वेशन की कंडीशन हम सभी बच्चे जानते होंगे, मैं इसे थोड़ा ऊपर बताता हूँ। रियल एंड इक्वल की कंडीशन क्या होती है, आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन में हमें यहाँ पे देख सकते हैं हम, ऑप्शन हमारा AC ये दिया है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत है हमारा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC ये भी गलत है। अब ये बचा है, तो हम लिख सकते हैं इसे बी स्क्वायर अपॉन, सॉरी रफ करते थे, हम इसे लिख सकते हैं यहाँ से क्या, इसको लिख सकते हैं ऐसे लिख लीजिए हम, अगर हमें बी स्क्वायर अपॉन AC इज इक्वल टू, में से सॉरी हटा देते हैं, ऐसे लिख लो, हम इसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन 4। कहीं गलती कर रहे हैं क्या हम, बी स्क्वायर माइनस 4AC होता है, तो यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ की है। बी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू C, ये ऑप्शन सही होना चाहिए इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C ये लगा सकते हैं, कहीं ना कहीं इसमें ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है, और हम चेक कर लेते हैं एक और बार, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो हमारा फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4AC। तो यहाँ से किसी सेटिस्फाई कोई कर ही नहीं, ये तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रही है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अब बची ये, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है। तो देखो यहाँ पे आप इस बी को हटा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर C सही हो सकता है इसका। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इन द गिवन फिगर, देखो ये आपको फिगर दिया हुआ है, 3 सेक्टर ऑफ अ सर्कल, तो मेकिंग एन एंगल ऑफ 60, 80 एंड 40 एट द सेंटर आर सीडेड द एरिया ऑफ द सीड रीजन। तो आपको ये इसका एरिया और इसका निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ एरिया ऑफ सीडेड रीजन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होगा हमारा, थीटा इज इक्वल टू 360 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, होगा कि नहीं। तो सभी के लिए हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले 80 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर प्लस 60 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर प्लस 40 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, पाई स्क्वायर अपॉन 360 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 80 प्लस 60 प्लस 40। ठीक है, ये बचेगा हमारे पास। हमें रेडियस दिया, रेडियस 7 दी है। तो देखिए, तो और कैसे कर सकते हैं इसे हम सॉल्व, इसे हम सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई, रेडियस हमें 7 दी है, तो 7 मल्टीप्लाई 7, इसका इनको ऐड करेंगे, तो इनको ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आएगा 180। ठीक है, और यहाँ पे 360 था, तो ये इससे 2 टाइम्स चला जाएगा, इससे 11 टाइम, इससे 7 1 टाइम, तो हमारा आंसर आएगा 77। ठीक है, क्या आएगा हमारा 77 आंसर आएगा। तो देख सकते हैं 77 हमें ऑप्शन में कहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाने वाला है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट इज डोनेटेड बाय P, कि जो प्रोबेबिलिटी जो अकरेंस है वो P से बोली गई है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट इज डोनेटेड बाय Q, द रिलेशन बिटवीन P एंड Q। तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी अकरेंस होने की और प्रोबेबिलिटी ना अकरेंस होने की वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है। तो मैं लिख सकता हूँ P प्लस Q इज इक्वल टू 1। ठीक है, P प्लस Q इज इक्वल टू 1, तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो सकता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 मुझसे क्या कहता है, देखेंगे, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, आपको इसमें वैल्यूज चेक करने के लिए दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपसे
4k इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 60 माइनस 2 कोसेक स्क्वायर 30 माइनस 2 10 स्क्वायर 30। तो k की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी है। अब देखो 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई कोसेक 30 की वैल्यू क्या आ गई, कोसेक 30 की वैल्यू हो गई आपकी 2, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस, और 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस ये हो जाएगा 4 8, यहाँ से जो हो जाएगा 2/3। ओके, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा यहाँ पे 9, इसका करेंगे तो 24, और इसका करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2। तो कितना हो रहा है देखेंगे, तो 26 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, हमारे पास 17 बचेगा, तो माइनस का 17/3। ठीक है, और ये किसके इक्वल है 4k के इक्वल है, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी माइनस की 17 ये 4 नीचे आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, तो k की वैल्यू माइनस की 17/12 आ रही है। तो ये ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 एकदम बेहतरीन सवालों में से लिया गया आपके लिए। 2 पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर HCF 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज 336, तो द नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल फॉर द नंबर इज, तो नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स बना दें। तो देखो इसके लिए हमें एक खाली स्पेस चाहिए होगा, तो मैं इसको यहीं पे कर लेता हूँ। देखो तो मैं 2 नंबर ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ 12x और एक ले लेता हूँ 12y। ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 336 के, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ xy मेरा बराबर होगा 336 डिवाइड बाय इसका 144 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं काटूंगा तो कम से कम कितनी बार जाएगा 44 बार जाएगा, 44 बार। तो एक्स वाई की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है 44 आ रही है। क्या आ रही है एक्स वाई की वैल्यू 44 आ रही है। देखो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो एक्स और वाई की वैल्यू 44 आ रही है, तो हमें ऐसे नंबर 2 देखने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें 44 मिल जाए। तो मैं कह सकता हूँ 22 से पहले मैं कह सकता हूँ 44 मल्टीप्लाई 1 मुझे 44 देता है, सही है। मुझे 22 मल्टीप्लाई 2 भी 44 देगा, सही है। और मुझे 1 मल्टीप्लाई 44 भी 44 देगा। लेकिन बेटा आपको याद रखना है, यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि जो ये वाला नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इसके अंदर अभी भी कॉमन आ जाएगा 2, तो हमें को प्राइम चाहिए। तो देखो इनका HCF 1 है, यहाँ पर भी HCF 1 है, तो हमारे पास 44 और ये वाला 44, ये वाले 2 ही पेयर बन पा रहे हैं। ठीक है, तो देखो इनके अंदर हमें ये प्राइम को प्राइम नहीं दिख रहे ना, तो 1 और 2, तो सिर्फ कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ 2 पेयर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दिया हुआ है, बहुत बेहतरीन सवाल है। टू कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो, तो 2 कोन्स है उनकी हाइट तो h1/h2 मान लो, इनकी हाइट दी है 1/3 एंड द रेडियाई दी है r1/r2 3/1। आपसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, तो हम जानते हैं इसका v1/v2 वॉल्यूम मान लो, तो इसका होता है 1/3 पाई r² h1। बेटा एक और बात से मैं अपडेट कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको फॉर्मूलेज याद नहीं है तो बेटा याद कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद कर लो। और इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पर आज शाम तक डाल देंगे, नहीं तो कल सुबह आपको मिल जाएगी। तो उस वीडियो को आपको जरूर देख कर जाना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग के भी मार्क्स मिलते हैं, तो अगर आप फॉर्मूला भी लिख दोगे वहाँ पर तो आपको आधा नंबर तो कम से कम मिल ही जाता है। ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखना है। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो वही r1h1 तो 1/3 पाई r2 h2, इससे ये गया तो यहाँ से आएगा r1/r2 का होल स्क्वायर और h1/h2। ठीक है, तो r1/r2 का रेशियो क्या हो जाएगा 9/1 मल्टीप्लाई h1/2 का 1/3, इससे कट गया तो क्या बचा 3/1। तो मैं कह सकता हूँ 3:1। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमसे, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इज 1, मतलब जो सम ऑफ जीरोज है पॉलिनोमियल का हमें 1 दिया गया, तो हम कैसे कर सकते हैं सॉल्व। अब जानते हो सम ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है,
वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरा आपको इसको 1 के इक्वल दे दिया गया है, उसने बोला है कि 1 के इक्वल है, ठीक है, उसने हमें इसे 1 के इक्वल बोला है। देखो इफ़ द सम ऑफ द जीरो, तो सम ऑफ द जीरोस ये इसके इक्वल किसके इक्वल है, -1 के, तो माइनस बी, तो कोफिशिएंट लेंगे एक्स का, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से इधर करके लिखूँगा मैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस, ये कोफिशिएंट है इसका 2p+3 और ए क्या है मेरा p+1 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा किसकी, -1 है ये, ठीक है, -1। तो इसका देखो इस माइनस, ये माइनस तो वैसे ही चल बसा कि नहीं, तो इधर हो गया 2p+3 इज इक्वल टू p+1, ठीक है। देखो ये वाला p इधर आएगा और ये 2 इधर जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ p इज इक्वल टू, यहाँ से मेरा आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला p तो इधर आ जाएगा और ये 3 इधर जाएगा, तो सॉरी माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, -2, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, आपको भी बहुत आसान लगेंगे, आप इस पेपर को अच्छे से कर जाओगे तो, ठीक है। तो अब मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन सवाल है, आपके लिए बहुत बेहतरीन सवाल लिए हुए हमने। तो देखिए द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर एंगल इज 90। तो देखो एक हम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बन गया है, ये सेक्टर बन गया, इसका जो सेंट्रल एंगल है वो 90 है। देखो इस क्वेश्चन में इंपोर्टेंट है, बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हो, गलती में बताओ कैसे। तो आप यहाँ से निकाल लोगे पेरीमीटर क्या होगा इसका, आप ऐसे करो, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ फॉर्मूला, तो आप लगा ही लोगे, होशियार होते नहीं तो 90/360 मल्टीप्लाई 2πr 22/7, और रेडियस कितनी दिया हमें, रेडियस दिए 7, ठीक है, 2πr लगाया, ठीक है। तो इससे 1/4 गया, इससे 2 टाइम्स गया, और 2 से 11 टाइम्स गया, और इससे ये गया, तो बचा कितना, सिर्फ 11 बच रहा है। ऑप्शन में 11 है, और बच्चे टिक भी लगा देते हैं 11। लेकिन बच्चों जो हमसे बात कर रही है पेरीमीटर की, तो देखो इंपॉर्टेंट बात है, ये रेडियस भी तो है इसकी, ये 2 रेडियस को भी जोड़ा जाता है यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, 11 + 2r, तो इसका आंसर सही क्या होगा, 11 + 2 × 7, तो 11 + 14, तो इसका सही आंसर 25 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात है, सारी बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली बात है, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर मुझसे 14 क्या कहता है, देखेंगे, इफ इन 2 ट्रायंगल्स, ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR, एंगल D एंगल Q के बराबर है, एंगल R एंगल E के बराबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो हमें बताना इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा हमें, तो हम इसको देखो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, आसान रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें दिया है ट्रायंगल DEF, एक ट्रायंगल दिया है DEF, और एक ट्रायंगल हमें ये दिया है, हमसे बोला है उसने DQ के बराबर है, तो D ले लेंगे, तो यहाँ पे D, यहाँ पर D ले लेंगे, और ये D किसके बराबर है, ये Q के बराबर है, ओके। और हमसे बोलता RE के बराबर है, अगर मैं R को इधर ले लूँ तो E मुझे इधर लेना पड़ेगा, ठीक है। बच क्या रहा है, F बचेगा कि नहीं, और F के इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, और इधर क्या बचेगा P, ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से। तो उसने हमें ये दिया है, ये भी दिया है, और ये वाला ऑटोमेटिकली ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर हो गए तो मैं कह सकता हूँ कि इनकी जो साइड्स का रेशियो है वो भी इक्वल होगा, मतलब मैं कह सकता हूँ DR/QE बराबर होगा RF/EP इज इक्वल टू DF/QP। तो देखेंगे कहीं ऑप्शन में दिया है, तो DR हमें कहीं नहीं दिया क्या, तो DR तो कहीं नहीं दिया, चलो देखते हैं, QF और DE/QR, तो DE हमें कहीं पे दिया ही नहीं है, DE, क्योंकि DEF एंगल था, ओहो गलती कर दी, DEF एंगल था, DEF DE और PQR, ये R था, गलती हो गई हमसे,
गलती हो गई, इसको हटा दो यहाँ से, इसे भी हटाओ, इसे भी हटाओ। एक बार अच्छे से देखेंगे क्या, ये हटा देते हैं, रफ कर देते हैं, थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। तो देखेंगे यही तो है कि पेज ऊपर नीचे करने में थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है ठीक है। चलो डी क्यू के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, और जो आर है वो ई के बराबर है, ठीक है। तो इसे ई मान लो, इसे आर मान लो, तो ये बचेगा पी और ये बचेगा एफ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डी ई का जो रेशियो है वो क्यू आर के रेशियो के बराबर होगा, और जो डी एफ कह सकते हैं हम, जो डी एफ का जो रेशियो होगा वो क्यू पी के बराबर होगा, और जो ई एफ का रेशियो होगा वो हमारा, जो ई एफ का रेशियो हमारा आर पी के इक्वल होगा। कोई दिक्कत है तो अब देख लेंगे, डी ई अपॉन क्यू आर और डी एफ अपॉन पी क्यू। तो देखो ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। देखो डी ई अपॉन क्यू आर हमारे पास ये डी ई अपॉन क्यू आर और डी एफ अपॉन पी क्यू, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यहाँ पर हम एक पेज ऐड करना भूल गए, जिसकी वजह से यहाँ पे ये पेज थोड़ी दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। तो चलिए मूव करते हैं आगे। ए लेटर इज चूजन एट अ रैंडम फ्रॉम द लेटर एसोसिएशन, देन द प्रोबेबिलिटी द लेटर चूज इन अ वॉवेल, तो वॉवेल होना चाहिए, तो वर्ड लिख लेते हैं यहाँ पे कौन सा, ए डबल एस ए, अच्छे से लिख लेना बेटा, कुछ भी गलत हो गया तो खेल खत्म हो जाएगा। SINATION, ठीक है। इसकी हमें प्रोबेबिलिटी दी है 6/2x + 1 दी है, और हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो वर्ड गिनो पहले कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्ड है। इसमें से वॉवेल कौन से, इसमें से वॉवेल होंगे हमारे, वॉवेल गिनो, एक हमारा वॉवेल है, 2 3 4 5 6 वॉवेल हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6/13, ठीक है। टोटल में से 6 ही तो वॉवेल है, 6/2x + 1 के इक्वल रख देंगे, 6 से 6 गया तो 2x + 1 = 13 को हो जाएगा, और 2x = 12, तो x की वैल्यू यहाँ से 6 आनी चाहिए। तो ऑप्शन चेक कर सकते हैं कहीं 6 दिया भी है कि नहीं हमें, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बेटा। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कहता है देखेंगे। तो ये दिया क्वेश्चन नंबर 16, ये भी आसान सवाल है, क्वेश्चन सारे अच्छे लिए गए लेकिन आसान सवाल है, ठीक है। तो देखेंगे हमें कोऑर्डिनेट इस तरीके से मैं बना लेता हूँ, एक डिफरेंट कलर से बनाऊँ जिसको आप, जब आपको ये पीपीटी मिले तो आप अच्छे से इसका रिवीजन कर सको, ठीक है। तो पीपीटी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये ट्रायंगल की कोऑर्डिनेट ले लिए, -4,0 और 4,0 ले लो, और इसको 0,3 ले लो, 0,3, ठीक है, 0,3 ले लो, ये रहा। अब हमसे पूछा कि बताइए कौन सा ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम इसकी क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस से पता चल जाएगा ये ABC है, ठीक है। तो AB की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखो -4 और -4, -4 और -4 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर तो कुछ नहीं होगा, 0 ही होगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 4 का स्क्वायर होगा AB, तो ये 16 हो जाएगा, और 16 = आपका 4 आ गया। तो इसकी लेंथ आ गई 4, कितनी आई 4, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे AB की। अब मैं निकालूंगा किसकी, AC की निकाल लूँगा, ठीक है। AC के लिए क्या करना होगा, देखो 4 -4 का स्क्वायर में से 0 कट रहा है, ठीक है, प्लस अब देखो 0 में से 3 का होल स्क्वायर कट रहा है, तो यहाँ आएगा मेरा 16 और 9 25, तो ये आ रही है 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ये मेरे पास 5 आ गया, मेरे पास अब बचा क्या है, ये बचा है BC। तो मैं BC निकालूंगा, इधर निकाल लूँगा BC, तो मैं कह सकता हूँ 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर, तो ये भी कितना हो जाएगा, देखो 16 + 9, तो ये हो जाएगा 25, तो ये आ गया 5, तो ये भी 5 आ गई। तो दो साइड मेरी इक्वल आ रही हो, दो साइड इक्वल होते तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, वो होता है मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप कर सकते हैं अच्छी तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, इफ़ द मीन, देखो मीन निकालना हमें, ये हमें दिए हैं, इसका 7 मीन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी आपका ऑब्जर्वेशन होती है उनको टोटल ऑब्जर्वेशन में से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा मीन निकल आता है। तो पहले अच्छे से काउंट करेंगे, तो देखो हमें 2 और 9 11 और 6 17 17 20 25
25 35 और जो 40 हो गया। एक्स कितने, 1 और 3, सॉरी 1 और 2 3 एक्स है बस। 3x किसके इक्वल है, 7 के। कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, ठीक है। तो मैं इसे इधर लेकर जाऊंगा, तो 14 इसे प्लस 3x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 56। 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 56 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचना चाहिए कितना, 16। तो 3x इज इक्वल टू हमारा 16 हो गया। तो कहीं ना कहीं तो गलत किया हमने। गलत क्यों किया है, गलत इसलिए किया है क्योंकि ये ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहे। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 6 8 8 और 3 11 11 2 और 6 11 11 और 6 17 17 और 3 20 20 25 35 35 और 40 तो ठीक है। तो x और ये 2x है मेरे पास, ठीक है। ये 3x हो गया। तो ऑब्जर्वेशन कितने मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 है, यहीं पे गलती हुई बेटा, 7 है, ठीक है। ये गलती कर दी हमने, 7 होंगे, क्या होगा ये 7 होगा। और अगर ये 7 है, अगर ये 7 है तो मैं कह सकता हूँ ये मेरा 49 होगा। क्या होगा, ये 49 होगा। तो 3x इज इक्वल टू यहाँ से क्या बचेगा, 9। तो इससे ये कट गया, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी मेरा एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा हमारे पास, ये तो दिख ही नहीं रहा भाई साहब। इन द गिवन फिगर PQ इज टेंजेंट टू द सर्कल विद द सेंटर एट O। ये फिगर है, ठीक है भाई साहब। एंगल AOB 100 दिया है, हमसे पूछा ABP एंगल, मतलब ABP ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है। देखो ये इसकी रेडियस है, ठीक है। तो इसके सामने वाले एंगल बराबर होंगे। अगर ये 100 है तो ये बेटा ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, दोनों एंगल बराबर होंगे। ये 100 है तो ये 100 है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये पूरा सम कितना होता है, पूरे ट्राइंगल का सम कितना होगा, जो ये ट्राइंगल है AOB इसका सम होता है 180। तो पक्का जो 2 थीटा है उसकी वैल्यू 80 के बराबर होगी, तो थीटा की वैल्यू 40 के बराबर होगी क्या, नहीं बताओ। थीटा की वैल्यू 40 होगी, और जो रेडियस है टेंजेंट पे 90 डिग्री एंगल बनाती है। अच्छे से देखो, एक बार मिटा देता हूँ यहाँ से। टेंजेंट है, जो टेंजेंट है ये टेंजेंट थीटा इस पे सॉरी रेडियस है टेंजेंट में 90 डिग्री बनाती है। ये थीटा 40 है और आपसे ये वाला एंगल पूछा है, तो ये 90 में से घटाओगे। अगर इसे आप 90 में से घटाओगे तो 50 डिग्री का एंगल नहीं आएगा, ये वाला एंगल ABP क्या 50 डिग्री का नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हमारा 40 में 50, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लिए गए आपके लिए सभी। चलिए अब मूव करते हैं। देखो असरसर रीजनिंग टाइप के भी आपके 2 क्वेश्चन पूछने जाने हैं, तो वो वाले क्वेश्चन सब हम कर लेते हैं। तो पहला असर्शन दिया है, इफ़ द आउटर एंड द इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है उसका इनर, जैसे मान लो कोई सर्कुलर पाथ है, इसका जो इनर रेडियस है वो दिया और आउटर रेडियस दिया है, ठीक है। तो आपको जो आउटर दिया वो 10 दिया, तो इसका ये डायमीटर दिया है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5 मीटर, बड़ा कैपिटल आर से लेंगे, ठीक है। तो R इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना 5 और स्मॉल दिया आपका 3, ठीक है। तो इसका क्या एरिया ऑफ द पाथ दिया, तो एरिया कैसे निकलता है इनका, तो एरिया निकलेगा पाई कैपिटल R में से स्मॉल r को घटा देंगे, तो पाई, तो मेरा 25 माइनस 9, तो कितना बचा 16 पाई मीटर स्क्वायर। तो असर्शन तो बिल्कुल सही निकल के आया, असर्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अब चलते हैं रीजन की तरफ। इफ़ R एंड R बी द रेडियस ऑफ आउटर इनर सर्कुलर पाथ देन एरिया ऑफ द पाथ इज, ये बिल्कुल सही बात है, असर्शन और रीजन दोनों ही सही बात है, ठीक है। और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। तो ऑप्शन नंबर A इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका आंसर मैंने बेसिकली ऑप्शन ऊपर दिए गए, ठीक है। तो इसका दोनों ही बातें सही, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन A। अब आगे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है जी सेक्शन फर्स्ट का। आई होप आपको अभी तक बहुत अच्छा लग रहा होगा सेशन, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा मत, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, तो असर्शन दिया है द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0। तो इस रीजन दिया है कि डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस लेस देन 0 देन द रूट ऑफ द क्वाड्रेंट
इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर इमेजिनरी। तो इसके निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू हमें 0 दिया है। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो हम तो कह सकते हैं कि डी स्क्वायर बी स्क्वायर कह सकते हैं हम 2 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये 4 माइनस 8 हो गया। ये क्या डी क्या रहा, छोटा आ रहा है किससे, डी छोटा आ रहा है किससे, डी छोटा आ रहा है किससे आ रहा है, 0 से। ठीक है, तो ये बात तो सही है कि इसके रूट्स क्या है, इमेजिनरी होने चाहिए, इसके रूट्स इमेजिनरी होने चाहिए। और कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर डी लेस देन 0 होता है तो जो आपके किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स के होते हैं क्या, इमेजिनरी होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। तो मतलब इसका आंसर भी यही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये सेक्शन नंबर फर्स्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है यार। और अगर आ रहा है तो बेटा शेयर कर दो अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को। लास्ट मोमेंट पर ऐसा पेपर कर जाएंगे तो आपको 80 आउट ऑफ 80 एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलो सेक्शन बी पे चलते हैं। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, सेक्शन बी पे जाने से पहले लाइक कर दीजिए, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। सेक्शन बी की तरफ हम मूव कर चुके हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जैसे मैंने सेक्शन ए किया है, तो आपको अगर एग्जाम में सेक्शन डी के क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं और इजी लग रहे हैं तो आप पहले उन्हें कर सकते हैं, सेक्शन ए पे बाद में आ सकते हैं। आप वेरी कर सकता है, मैं एज अ पैटर्न जैसे आते हैं सेक्शन ए बी सी डी ऐसे ही कर पाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 अब चल रहे हैं। तो देखिए, हाँ एक बात और बता देते हैं बेटा, देखो इसके अंदर और भी दिया है, तो आपको जो क्वेश्चन पसंद आए तो उसी को कर लेना। ठीक है, आपकी पसंद तो अच्छी रहती है, तो इनमें से जो भी पसंद आए उसे कर लेना। तो अब मुझे भी जो पसंद आएगा मैं भी वही करूँगा। तो बचा कुचा आप क्वेश्चन क्या करोगे होमवर्क में, इसके और में से मैं एक ही क्वेश्चन करूँगा और दूसरा क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे। ठीक है, चलिए तो मैं पहला ही कर लेता हूँ। आसान तो लग रहा है, मैं भी आसान ही पकड़ूंगा भाई। देखो ये भी आसान है, सभी आसान है। देखो द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म, तो S15 दिया आपको कितना 750। आपसे ए की वैल्यू आपको 15 दी है और आपसे पूछा T20 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, T20 से याद आया, कल इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है, आपको पता है कि नहीं बात। ठीक है, तो चलिए देखेंगे 15/2 ए की वैल्यू कितनी दी है, फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या पता किसी को फॉर्मूला भी याद ना हो। तो SN इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब SN की वैल्यू 750 दी है और 15 टर्म है 15/2। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 15 दी है प्लस 15 माइनस 1 डी हमें दिया ही नहीं। ठीक है, चलो 750 15/2 ये 30 हो जाएगा, ये 14 डी हो जाएगा, कोई दिक्कत है भाई। 15 पंजे 75 होता है, 50 बार गया इससे। ठीक है, ये इधर आएगा तो ये 100 हो जाएगा और ये बचा 30 प्लस 14 डी और इधर आके 70 हो जाएगा और ये हो जाएगा 14 डी और 14 पंजे 70 होता है, तो डी की वैल्यू तो 5 आ गई। डी की वैल्यू 5 आ गई तो T20 निकालना था भैया, T20 निकालना था। और T20 निकालने के लिए तो है ही हम A प्लस 19D करेंगे। तो 15 प्लस 19 गुणा 5, 15 प्लस 19 पंजे 95 होते हैं। ठीक है, तो इसको ऐड करने में कितना आएगा, कितना आ रहा है भैया ऐड करने में 110 आएगा। ठीक है, अब भूलना नहीं है, और वाले का जवाब इस वाले का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना आपको। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। यह है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन 22 आ गए हैं। तो देखिए बहुत बेहतरीन सवाल लिए गए हैं, यही क्वेश्चन फंसने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए इसको पहले चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/cos A माइनस 1, इसे लिख सकता हूँ 1/cos A प्लस 1 प्लस 1/cos A प्लस 1 अपॉन 1/cos A माइनस 1 इज इक्वल टू, मैं इसे लिख सकता हूँ, इसे रफ कर लो, इतना बड़ा नहीं बनाना भाई। इसे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos A अपॉन 1 प्लस cos A, क्योंकि बेटा ये वाला cos A इससे कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, प्लस 1 अपॉन इसे लिख सकता हूँ 1/cos A और इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस cos A। कोई दिक्कत, किसी बच्चे को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इनको मैं रैशनलाइज कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस cos A अपॉन 1 प्लस cos A मल्टीप्लाई 1 माइनस cos A अपॉन 1 माइनस cos A। ठीक है, प्लस 1 प्लस cos A अपॉन 1 माइनस cos A
मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, रैशनलाइज करना आई होप आप सभी को आता ही होगा। अब इसे आगे करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो आगे ऐसे फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए ऐसे लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस, आप तो जानते हो बेटा आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ कि नहीं। तो मैं इस पूरे पर स्क्वायर लगा दूँगा नहीं भाई, साइन स्क्वायर ए है तो इस पर भी स्क्वायर, तो पूरे पर स्क्वायर लगेगा, इस पर अंडर रूट है प्लस ऐसे इसी में करेंगे 1 प्लस कॉस ए और ये भी साइन ए हो जाएगा, इस पर भी स्क्वायर लगा दूँगा, स्क्वायर से रूट चलेगा, स्क्वायर से रूट गया तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम लूँगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए। तो देखो बेटा कॉस ए से कॉस ए गया तो बच क्या रहा है 2 अपॉन साइन ए, और 2 अपॉन साइन ए को क्या लिख सकता हूँ 2 कोसेक ए। बहुत आसान सवाल, तो ऑप्शन तो नहीं है इसमें, हमें प्रूव ही करना था तो हमारा ये आ चुका है। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल था, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। तो जब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अब 23 ये दिया है ABCD ट्रेपेजियम इन पिच AB पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, शो डेट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो चलो पहले एक बना लेते हैं क्या, ट्रेपेजियम। तो ये हमारा ट्रेपेजियम भाई साहब है, ये ट्रेपेजियम आ गया, ABCD ABCD दिया है ABCD। ठीक है, उससे बोला है कि AB पैरेलल है किसके, CD के, एंड इस डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर पॉइंट हो। तो इसका डायगोनल कहाँ है, इसका डायगोनल ये हो गया और इसका डायगोनल ये हो गया, ये दोनों ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसका, O पे। ठीक है, तो मुझसे बोला है कि AO अपॉन BO अपॉन CO को DO करना। ठीक है, तो इसमें करना है मैं कंस्ट्रक्शन करूँगा, इसमें क्या कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, इसको E पॉइंट मान लिया मैंने, कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि मेरा देखो OE को एक कंस्ट्रक्शन से कर रहा हूँ। ठीक है, OE को मैंने पैरेलल किया किसके, AB के। ठीक है, और AB पैरेलल है किसके, CD के, तो ये आपस में सभी पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर OE पैरेलल है CD के, देखो OE ये पैरेलल है किसके, CD के, तो मैं इसे लिख सकता हूँ बाय BPT AE अपॉन ED इज इक्वल टू OA अपॉन OD। किससे लिखा है, बाय BPT। हाँ भैया सुन लो, मैं लिख के दे रहा हूँ, BPT का प्रूव करे बिना चले मत जाना बोर्ड एग्जाम में। 5 नंबर तय है, 5 नंबर तय है BPT का, अगर प्रूव करके जाओगे तो। और BPT की एक वीडियो योगेश सर ने हमारे YouTube चैनल पे ऑलरेडी डाल रखी है, तो आप उसको अच्छे से पूरा देख सकते हो। मैंने यहाँ पर भी एक क्वेश्चन लिया BPT से। ठीक है, चलिए, और वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, जो अभी तक इसी भरोसे बैठे थे कि उन्हें कोई जड़ी बूटी मिल जाए और उनका पेपर अच्छा हो जाए, तो वो जड़ी बूटी की तरह ये पेपर हमारा काम करेगा उनके लिए। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन की तरफ। OE पैरेलल है किसके, AB के, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, AE अपॉन ED इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ मैं क्या, OA तो हो गया हमारा, क्या बचा भैया हमारा AO अपॉन, सही है OA, चलो ऐसे लिख लो OA, ऐसे लिखो OB अपॉन OD। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। भाई हमने क्या लिख दिया था, हमने OA अपन OC लिखना था, गलत लिख दिया यही भैया, यहाँ गलत लिख दिया। क्या है ये, OA अपन OC होगा। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल में जब बात करूँगा मैं, इस वाले ट्रायंगल में, तो ये क्या हो जाएगा OB अपॉन OD। ठीक है, चलो ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो फ्रॉम देखो फर्स्ट एंड सेकंड OA अपॉन OC इज इक्वल टू लिख सकता हूँ OB अपॉन OD। क्या यही प्रूव करना था, नहीं, इसको उल्टा इधर उधर करो, इसे इधर लेके जाओ OB और इसे ऊपर लेके जाओ OC अपॉन OD। ठीक है, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव, यही आ चुका हमारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सारे क्वेश्चन आपको करने ही हैं। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अब फिर से आ गया और वाला आते ही आपको समझ जाना कि इसका जवाब मुझे कहाँ मिलेगा,
आप मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना आपको, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं, और वीडियो को भाई लाइक कर दो, दिल भेज दो इसको, दिल, ठीक है। चलो, ये पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट। भैया ये देखो एक पीस ऑफ वायर है जिसकी 22 मीटर क्या है लेंथ का है, इज इन द फॉर्म ऑफ आर्क ऑफ सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 एट सेंटर। मान लो इसको इस तरीके से सबटेंड कर रहा है एंगल 60, तो इस फॉर्म में ये बना दिया गया है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमें इसकी रेडियस चाहिए, इसकी रेडियस चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये 22 मीटर से ही तो ये बनाया गया है, इस 22 मीटर से यही तो बनाया गया, मतलब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर होगी, मतलब जो आर्क, जो लेंथ ऑफ आर्क होगी वो लेंथ ऑफ वायर के बराबर होगी, मतलब 22 बराबर होना चाहिए किसके, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर के बराबर होगी कि नहीं। तो 22 इज इक्वल टू थीटा कितना 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस फाइंड करनी है। तो देखो बेटा ये 1/6 हो गया, और ये 22 से 22 गया गया कि नहीं, 2 से 3 बार गया, और 3 सत्ते कितना होता है 21। तो रेडियस कितनी आ रही है बेटा आपकी, रेडियस आ रही है 21 सेंटीमीटर। और बचा क्या, और का जवाब कहाँ मिलेगा हमें, कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, भूलना नहीं है इसको। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। और एक और बेहतरीन सवाल ये आ चुका है आपके सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है बेटा ये सभी। देखो इन द फिगर ट्राइंगल ABC ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच डेट, रेडियस 4 सेंटीमीटर दी है, रेडियस हमें 4 सेंटीमीटर दी है। पहले यहाँ का एक सेंटर ले लो, बहुत सुंदर सा, सही है। इन सबको इसकी इस तरीके से बना लो, कंस्ट्रक्शन कर लो थोड़ा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है या फिर अच्छे से बना है, समझ में आ रहा है। चलो थोड़ा डार्क ले लेते हैं, वैसे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटर ले लो, ओ ये सेंटर है ओ, ठीक है, समझ में आ रहा है, जो ज्वाइन कर लिया हमने, वो सेंटर है, ये हमारी रेडियस हो गई। उसने बोला जो BQ है वो 8 है, BQ 8 है, वेरी गुड, BQ 8 है, और जो QC 6, ठीक है भाई, इतना दिया बस सवाल। और पूछा क्या है, AB और AC की लेंथ दिया और एरिया भी दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 84 दिया है। देखो ये क्या है, ये क्या है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है टेंजेंट का, तो हम जानते हैं, ये थोड़ा आप सभी जानते होंगे कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट डाली जाती है वो उनकी क्या होती है, उनकी जो लेंथ होती है बराबर होती है। तो भाई ये 8 है, तो भाई ये भी तो 8 होना चाहिए सॉरी, ये 8 है तो ये भी 8 होना चाहिए, ये 6 है तो ये 6 होना चाहिए। लेट से मैं से x मान लेता हूँ, अगर ये x है तो क्या ये x नहीं होगा, बिल्कुल होना चाहिए x, ठीक है। तो चलिए अब मैं कह सकता हूँ कि एरिया, मुझे टोटल एरिया दिया है 84, तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ABC, तो बेटा 1 मिनट का थोड़ा हम वेट करेंगे, पानी पीना हमें। चलिए मूव करते हैं। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल में 84 दिया है, तो देखो इसके अंदर हमें 3 ट्रायंगल दिखते हुए बन, इसके अंदर 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। देखो एक तो ये वाला ट्रायंगल है भाई, एक तो ये वाला ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल है, और एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं नहीं, तो भाई जो इस पूरे का एरिया है वो इन तीनों ट्रायंगल के सम के बराबर भी होगा कि नहीं। तो ठीक है, सही बात है, बिल्कुल करेंगे, इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC को सही लिखते हैं, फिर बाद में PPT लोगे तो कहोगे कुछ भी लिख देते हो सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो 84 हमें दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, तो 1/2 हाइट इंटू बेस होता है। तो देखो इसका जो बेस है वो क्या BQ है, BQ, और BQ की लेंथ तो हमें दी है ना, तो हम लिख के हो रहा है BQ, तो BQ की लेंथ कितनी है 14 है, मल्टीप्लाई, अब इसकी हाइट क्या होगी, हाइट क्या ही तो होगी बेटा, और ये क्या रेडियस है तो ये 4 है, तो 4 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कहाँ है मेरे पास, देखो AOB ये रहा, AOB ये है, AOB ये है, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं होनी चाहिए। और इसकी जो रेडियस होगी ये होगी 4, ये आई होप आपको अच्छे से दिख नहीं रहा मेरे हिसाब से, तो ये रेडियस होगी इसकी 4, क्या ये वाली रेडियस होगी 4, और इसकी भी रेडियस होगी 4 ये, ठीक है। तो 1/2
मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं अब इसको लिख सकता हूँ 1/2। इसका बेस क्या है, इसका बेस होगा ए बी, तो ए बी को मैं लिख सकता हूँ 8 + x मल्टीप्लाई इसकी हाइट क्या 4, जो रेडियस है वही है, प्लस सॉरी प्लस क्यों आएगा, हाँ प्लस करेंगे। अब आते हैं 1/2 मल्टीप्लाई, अब इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, तो इसका जो बेस है वो क्या है 6 + x, और जो इसकी रेडियस है वो भी 4 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए इसमें दिक्कत। चलो तो 84 देखो 1/2 मल्टीप्लाई, देखो 4 रेडियस कॉमन आ रही है, 4 को कॉमन कर लो, बचा क्या 4 + 8 + x + 6 + x, ये तो सारा कॉमन ही आ रहा था यहाँ से। ठीक है, तो 4 से 2 बार गया, 2 से ये 42 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 42 ये हो गया, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 और 6 20, 20 और 28, 28 + 2x, तो इधर ये हो जाएगा 28। कोई दिक्कत है ए भाई 14 तो ये बच कितना रहा भैया, गलत माइनस कर देगा, 14 में से सॉरी 42 में से 28 गया तो कितना बचेगा 14 बचेगा ना, हाँ 2x, तो x की वैल्यू आ गई 7, x की वैल्यू 7 आ चुकी है। तो देखिए तो ए बी की लेंथ क्या होगी, ए बी क्या हमारा 8 + x था, तो 8 + 7 कितना आ गया भाई 15 सेंटीमीटर, 15 आ गया। और मेरा ए सी क्या है 6 + x है, तो ये कितना आ जाएगा 6 + 7, तो ये आ रहा है मेरा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो तो ये कितना आ गया, ये 7 था, ये भी 7 था, तो ये पूरा आ गया 15, और ये पूरा कितना आ रहा है 13। तो चलिए मूव करते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी है, उसके अंदर 6 क्वेश्चन है और 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दिया है कि पी क्यू इज़ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर की कॉर्ड है ये रही। ठीक है, उसकी रेडियस 5 है, तो 5 ये रहा। द टेंजेंट एट पी एंड क्यू मीट एट पॉइंट पी। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी, तो हमें फाइंड क्या करना है, बेसिकली हमें टी पी से मतलब है, इससे मतलब है, हमें इससे हमें टी पी से मतलब है। इसे हटा देता हूँ थोड़ा, इरेजर को थोड़ा हल्का करते हैं, हमें है टी पी से मतलब। ठीक है, हमें टी पी से मतलब। ओके, देखो आप जानते हैं कि ओ टी, जो ओ टी है मेरा, ओ टी परपेंडिकुलर होगा किस पर, ओ आर पे होगा कि नहीं। ठीक है, क्यों होगा, देखो आपने पढ़ा होगा, और मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि जो ओ आर है, जो ओ आर है, जो ओ आर है मेरी परपेंडिकुलर होगी किस पे, पी क्यू पे। कोई दिक्कत, आपने पढ़ा होगा जो हम सेंटर से रेडियस को डालते वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, ये क्लास 9th में आपने थ्योरम पढ़ी होगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा ये 8 दिया है ये क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये 4 है, ये भी 4 है, तो ये 5 हो गया। तो ओ आर कैसे निकालूंगा, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर, तो 25 - 16 इज इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर, तो 9 इज इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर, और ओ आर की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ओ आर मेरा 3 के बराबर है। तो कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए दिक्कत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम जानते हैं कि जो रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है कि नहीं, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से एंगल टी पी आर प्लस एंगल आर पी ओ, ये 90 के बराबर होगा कि नहीं। इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा भाई। ये वाला एंगल और ये छोटा सा एंगल, ये दोनों मिलाकर ही तो 90 बनाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो ये पूरा एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला और ये वाला एंगल का सम भी 90 हुआ, क्योंकि तभी तो 180 होता है। बिल्कुल सही बात भी। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल टी पी आर प्लस एंगल पी टी आर बराबर 90 होगा, और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मैं कह सकता हूँ कि एंगल टी पी आर प्लस एंगल आर पी ओ बराबर होगा एंगल टी पी आर प्लस एंगल पी टी आर के। कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए, तो इसको इससे काट देंगे, तो एंगल आर पी ओ बराबर एंगल पी टी आर होगा कि नहीं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, एंगल आर पी ओ बराबर एंगल पी टी आर होगा। कोई दिक्कत है। मैं अब क्या करूँगा, मैं इस वाले ट्रायंगल को ले लेता हूँ। ठीक है, टी पी ओ ये वाला ट्रायंगल और ये छोटा सा ट्रायंगल पी आर ओ, इन दोनों ट्रायंगल को लूँगा और इन दोनों को सिमिलर करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि ट्रायंगल, जो ट्रायंगल मेरा है ट्रायंगल टी आर पी एंड ट्रायंगल पी आर ओ, कोई दिक्कत है। देखो
एंगल आर पी ओ बराबर एंगल पी टी आर ये है ही। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये भी 90 है और ये भी 90 है, ये दोनों 90 डिग्री के हैं कि नहीं, ये दोनों 90 के हैं, दोनों 90 डिग्री के हैं कि नहीं, अरे सॉरी बेटा, ठीक है, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो मैं कह सकता हूँ ये भी, देखो ये एंगल इक्वल है और ये दोनों 90 डिग्री के हो गए। तो मैं कह सकता हूँ बाय ए से ट्रायंगल आर पी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी आर को। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत, ठीक है। अगर ये सिमिलर हैं तो मैं ये कंडीशन बना सकता हूँ कि नहीं, कि जो टी पी अपॉन पी ओ बराबर होगा आर पी अपॉन आर ओ के। टी पी की वैल्यू फाइंड करनी है, आर ओ के पी ओ कितना 5 है और आर पी कितना है, आर पी हमारा 4 है और आर ओ 3 है। तो टी पी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 20/3 सेंटीमीटर, 20/3 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है देखेंगे। इन अ कॉलेज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स 84 है। तो लिख लो पहले, तो फिजिक्स में इनरोल कितने हो रहे हैं 84, केमिस्ट्री में 126 इनरोल हो रहे हैं और मैथमेटिक्स में 210 इनरोल हो रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकता है। तो आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, द प्रिंसिपल वांट टू अरेंज देम इन अ ग्रुप सच दैट ईच ग्रुप हैज द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड ईच ग्रुप कंटेन स्टूडेंट ऑफ ओनली वन सब्जेक्ट, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप। हमें मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप पे ध्यान देना, क्या मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप निकालने हैं। कैन वी फॉर्म एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप, और हर ग्रुप में कितने बच्चे होंगे हमें ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स निकालो फिर स्टूडेंट निकालो, इसके लिए सबसे पहले आपको अच्छा मेथड होता है कि एचसीएफ निकालो, ठीक है। तो 84 का एलसीएफ निकालो पहले, 2 से 42, 2 से 21, 3 7 और 7 से 1। तो 84 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर, इसे लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 84 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 126 को मैं जब करूँगा तो यहाँ से लिख सकता हूँ 63 और 63 लिख सकता हूँ ना, सही है। यहाँ से 3 से लिखूँगा 31 ही आएगा ना, सही लिखा ना, 63 और 21 आएगा, गलत लिख दिया, 21 आएगा, 21 आएगा, ठीक है। 21 और 3 से मैं 7 बार लिख सकता हूँ और 7 से 1 बार। तो 1 2 6 के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 1। अब मैं लिख सकता हूँ 210 को, तो 210 को करेंगे तो हम कितना आएगा, यहाँ से 105 और यहाँ से 3 से करेंगे तो कितना आएगा, ये 35 और 5 से 7 और 7 से 1। तो मैं लिख सकता हूँ 210 के 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको एक कंसेप्ट में बता देता हूँ, जब भी हम एचसीएफ फाइंड कर रहे होते हैं, क्या एचसीएफ के लिए हम कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर्स को लेते हैं, किसकी मिनिमम पावर को, और एलसीएम के अंदर हम मैक्सिमम पावर्स को लेते हैं। तो इसमें कॉमन फैक्टर देखो 2 है, 3 भी है और 7 भी है। तो इसके अंदर मिनिमम पावर देंगे तो एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए मिनिमम पावर 2 की मिनिमम पावर क्या है, 2 की पावर 1 ही है और 3 के अंदर 3 है और 7 के अंदर भी 7 है। तो कितना आ गया एचसीएफ आ गया 42। तो हर ग्रुप में कितने स्टूडेंट निकले, तो ईच ग्रुप के अंदर कितने स्टूडेंट है, ईच ग्रुप है 42 स्टूडेंट, ठीक है। तो हर एक के अंदर कितने स्टूडेंट होंगे, 42 होंगे। तो देखिए अब नंबर ऑफ ग्रुप बताने कितने ग्रुप बनने, तो फिजिक्स में कितने स्टूडेंट थे 84 का डिवाइड देंगे 42 से प्लस 126 डिवाइड बाय 42 प्लस 210 डिवाइड बाय 42। इसका इससे डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाता है 2 बार, इसका इससे देंगे तो 3 बार और इसका इससे देंगे तो 5 बार। तो कितने ग्रुप बने, तो टोटल 10 ग्रुप्स बनते हैं। कितने 10 ग्रुप्स बनते हैं। तो इस प्रकार का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमसे क्या कहता है, देखेंगे पढ़ेंगे, पहले सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया है। राइट अ पॉलिनोमियल हुज ईच ऑफ द जीरोस इज 2 मोर देन द जीरोस ऑफ पी एक्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को पकड़ लेते हैं, ठीक है। हमें दिया पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x माइनस 4। इसको फैक्टर करेंगे तो पी एक्स इज इक्वल टू 3x² 12 तो माइनस के 6x प्लस के 2x लिख सकते हो माइनस के 4, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसे क्या,
3x कॉमन लेंगे तो x माइनस टू प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस टू, तो ये हो जाएगा आपका px, तो 3x प्लस 2 और यहाँ से x माइनस टू तो px, तो px को 0 के ऊपर रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू एक आ रही है -2/3 और एक x की वैल्यू आ रही है 2। कोई दिक्कत? ठीक है, ये आ गए। अब उसने क्या बोला है, यहाँ पे अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी उसने कुछ, अरे हटो भाई, उसने बोला है हमसे कि राइट अ पॉलिनोमियल हुज ईच ऑफ द जीरोस इज 2 मोर देन द जीरोस ऑफ पी एक्स। मतलब जो इसके जीरोस थे, जो इस वाले के पी एक्स के जीरोस थे, उसके अंदर आपको 2 कर कर नया पॉलिनोमियल बनाना है, 2 ऐड कर कर नया पॉलिनोमियल बनाना है। तो देखेंगे, तो नया पॉलिनोमियल, तो अब न्यू पॉलिनोमियल, जो न्यू पॉलिनोमियल होंगे उसके जीरोस क्या हो जाएंगे भाई, उसके जीरोस क्या, 2 ऐड करना है तो 2 + 2 करेंगे तो एक तो 4 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें करेंगे -2/3 + 2 ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, -2 + 6 / 3, तो ये आ गया 4/3। अब एक पॉलिनोमियल हमें बनाना है, तो पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, तो p कोई मान लो हमें x डैश पॉलिनोमियल बनाना है, चलो px ही एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो एक नया पॉलिनोमियल हमें बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो की कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, x², सम ऑफ रूट्स करते हैं, सम ऑफ रूट करेंगे तो क्या आएगा 4 + 4/3, तो ये आएगा 16/3, तो माइनस का 16/3 x प्लस मल्टीप्लाई करते हैं रूट्स का, तो ये कितना आता है 16/3, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 16/3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो px नया बनाने के लिए मैं क्या करूँ कि एलसीएम लेंगे तो 3x² माइनस के 16x प्लस के 16/3, तो px मेरा नया क्या आ जाएगा k/3, 3x² माइनस के 16x प्लस 16। कोई दिक्कत, एलसीएम हमने सही लिया है ना, सही, एकदम सही है हमारा, ठीक है। तो नया पॉलिनोमियल हमारा क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। और बेटा ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा, लिख के ले लो, ये आएगा पेपर में, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवालों की कैटेगरी में। देखो और आ गया है तो और मैं ऊपर वाला मैं कर दे रहा हूँ, ये वाला आपको होमवर्क में करना है और कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो tan थीटा, देखो सबको मैं पहले क्या करूँगा, सबको tan थीटा में कन्वर्ट कर देता हूँ, tan थीटा। तो देखो tan थीटा तो इसे लिख सकता हूँ 1 - 1/tan थीटा, ठीक है, प्लस 1/tan थीटा, इसको लिख सकता हूँ 1 - tan थीटा। आगे सॉल्व करेंगे तो tan थीटा जो हो जाएगा tan थीटा माइनस 1/tan थीटा, कोई दिक्कत, प्लस, ठीक है, इसको लिख सकता हूँ 1/tan थीटा और 1 - tan थीटा। तो इसको आगे लिखेंगे हम, देखो tan थीटा ये वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये वाला tan थीटा ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ, फिर यहाँ बचेगा tan² थीटा और tan थीटा, सॉरी बचेगा क्या हमारे पास, ये बचेगा tan थीटा -1, ठीक है, प्लस ये बचेगा हमारा क्या 1/tan थीटा और 1 - tan थीटा। अब देखो यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक है, मैं यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक ये है कि देखो यहाँ पे tan थीटा माइनस बने और यहाँ 1 - tan थीटा है, क्या इनका एलसीएम ले पाएंगे, ऐसा एलसीएम लेना पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको ना साइन को बदलेंगे, यहाँ पे इसे 1 - tan थीटा -1 करेंगे, इसको tan थीटा -1 करना है इसको, ठीक है। तो ये साइन प्लस का माइनस का हो जाएगा अब, तो tan² थीटा tan थीटा -1, तो ये माइनस, क्योंकि साइन बदल जाएगा अब, क्योंकि यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं tan थीटा, तो इसे लिख सकता हूँ tan थीटा -1, यहाँ से एलसीएम लूँगा तो tan थीटा -1, तो ये हो जाएगा tan³ थीटा और -1, तो इसे क्यूब कर लो। तो हम जानते हैं बेटा a³ - b³ की आइडेंटिटी आप जानते होंगे, a - b a² + b² + ab, आपने पढ़ी हुई क्लास 9th में आपको पढ़ाई जाती है। तो इसे लिख सकता हूँ मैं tan थीटा -1 tan² थीटा +1 प्लस tan थीटा डिवाइड में करेंगे तो tan थीटा और tan थीटा -1, ठीक है भैया, इससे एक चला गया, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, किसी को दिक्कत क्यों होगी भाई। अब आगे देखेंगे, तो आगे देखते हैं, तो tan² थीटा +1 प्लस tan थीटा, ठीक है, डिवाइड किससे हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा है मेरा tan थीटा से, ठीक है। अब इन सबको सेपरेट कर दूंगा, tan थीटा का tan² थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1/tan थीटा प्लस tan थीटा/tan थीटा, ठीक है बेटा। देखो ये कट के तो बना आ गया, इससे एक ये करें, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा मेरे पास सिर्फ tan थीटा प्लस ये हो जाएगा 1/tan थीटा
और ये बचा +1। हमें चाहिए कि अभी 1 + सेक थीटा और कोसेक थीटा पे जाना हमें। तो देखो हमें यहाँ पे साइन और सेक और कोसेक आ रहे हैं, तो इन्हें साइन में एक्सचेंज कर लो। तो इसे मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो 1/tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये +1, ठीक है। इनका एलसीएम लूँगा, +1 को नहीं छेड़ूंगा, +1 को साथ रखूँगा। एलसीएम लूँगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में आएगा कॉस थीटा साइन थीटा +1। देखो बेटा ये पूरा 1 होता है, ठीक है। तो 1 बचा क्या, 1 कॉस थीटा साइन थीटा +1। तो 1 कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 सेक थीटा, और सॉरी 1 सेक थीटा क्यों लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 1 कॉस थीटा को सेक थीटा और साइन थीटा को सेक थीटा, और +1 चल ही रहा है। तो देखो +1 हमारे साथ था ही, +1। तो ये हमारा हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ, यही लाना था हमें। देखो ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं ये जादूगर का खेल, पत्तों वाला खेल। तो अब देखते हैं, पत्ते हमें दिए गए हैं, पत्तों को समझते हैं। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, तो एक 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं। जैक एंड किंग ऑफ रेड कलर एंड क्वीन एंड एसेस ऑफ ब्लैक कलर आर रिमूव्ड। ठीक है भैया, निकाल दिया। द रिमेनिंग कार्ड आर मिक्स एंड अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, वैसे तो भाई 3 होने चाहिए क्योंकि 3 नंबर का सवाल, तो पेपर में 3 ही पूछे जाएंगे। तो चलो, तो आपको 52 कार्ड दिए गए, ठीक है, 52 कार्ड है। तो आप जानते हैं इसके अंदर 26 रेड होते हैं, तो 30 का पेयर बना लेते हैं, ठीक है। अरे ब्लैक को तो हम ब्लैक से ही बना दें तो अच्छा ही है, ठीक है, कोई दिक्कत है, इसको हटा दो। देखो ये 13 है और ये भी 13 है। ये जो रेड वाला होता है बेटा, ये होता है हमारे डायमंड और हार्ट दिल, और जो ब्लैक होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं भैया। चलो ब्लैक जो होते हैं हमारे ब्लैक जो होते हैं वो होते हैं आपके क्लब और स्पेड। कोई दिक्कत है, कार्ड को समझ लो अच्छे से, ये पूरे 52 कार्ड बन जाते हैं। अब उसने बोला क्या है, अब जो बोला उसको ध्यान दो कि जैक एंड किंग ऑफ रेड कलर, जो जैक रेड कलर में से लेना है, जैक एंड किंग ऑफ रेड कलर एंड क्वीन। तो जैक एंड किंग, तो मतलब जो रेड कलर के जैक एंड किंग हैं उनको निकाल दिया जाता है बाहर, ठीक है। एंड क्वीन एंड एसिस ऑफ ब्लैक कलर, मतलब ब्लैक कलर की क्वीन और एसिस को बाहर कर दिया गया, ठीक है। मतलब पूरे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से गए। तो देखो इसके अंदर भी जैक और किंग होगा, तो इसके 2 पत्ते गायब हो गए, डायमंड में से 2 पत्ते गए, हार्ट में भी से 2 पत्ते गए, और क्लब में से भी 2 पत्ते गायब हुए, और इसमें से, मतलब टोटल पत्ते 8 रिमूव हुए। टोटल कार्ड कितने रिमूव हुए, टोटल कार्ड जो रिमूव हुए बेटा वो हुए आपके 8। तो रिमेनिंग कार्ड कितने हैं, जो रिमेनिंग कार्ड हैं 52 में से 8 गए तो 44 बचेंगे करें। ये पत्ते हमारे पास बचे हैं बस। तो अब इसी के बेसिस पर आंसर देने बहुत आसान है। ए ब्लैक क्वीन, एक ब्लैक क्वीन। तो भैया ब्लैक क्वीन कहाँ है, देखो क्वीन एंड एस, तो क्वीन तो हमने निकाल ली ब्लैक में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी ब्लैक क्वीन की, तो क्वीन की, ए ब्लैक क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी भाई, इसकी आएगी 0/44, मतलब इसकी तो 0 आ गई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ब्लैक क्वीन तो खत्म ही हो गई ना। ब्लैक क्वीन तो हमने इसमें से रिमूव ही कर ली, अब ब्लैक क्वीन रिमूव कर ली तो कहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो अब आगे मूव करते हैं। चलो अब पूछता है ए कार्ड ऑफ रेड कलर का कार्ड निकालना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, रेड कलर कार्ड की, रेड कलर कार्ड, ठीक है। अब इसमें पत्ते कितने बचे भाई रेड कलर में, सोचो पूरे 26 पत्ते थे, 26 से कि नहीं 26, अब इस 26 में से 2 यहाँ से गए, 2 यहाँ से गए, तो भैया 4 पत्ते गायब हो चुके हैं, तो 22 बचे हैं। तो 22 कितने में से बचे हैं, 44 में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2। कोई दिक्कत, 1/2 प्रोबेबिलिटी इसकी आ जाएगी। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा आई होप। अब आगे मूव करते हैं। ए जैक ऑफ ब्लैक कलर का जैक चाहिए, ब्लैक कलर का। देखो अब ब्लैक कलर के जैक की बात करते हैं, हमने क्वीन और एस को निकाला था ब्लैक कलर में से, हमने एस जैक की बात करी नहीं। तो भाई इसके पास भी एक जैक होगा और इसके पास भी एक जैक होगा, तो 2 जैक होंगे। तो हम प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं इसकी, कैसे लिखेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी लिखनी है हमें किसकी, जैक ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 होंगे जैक, कितने में से होंगे भाई,
44 में से, तो 1/22 हो गया। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। अब बचा के हमारे पास ए फेस कार्ड है। तो भाई अब कितने फेस कार्ड बचे होंगे, फेस कार्ड कितने बचे इस सब टोटल में से? फेस कार्ड की जब मैं बात करूं, फेस कार्ड की जब मैं बात करूं, देखो यहाँ से जैक निकल गया, यहाँ से किंग निकल गया, इन दोनों में से निकल गया, और यहाँ से भी क्वीन और एस निकल गई। तो पूरे कितने बचे हमारे पास? 6 पत्ते ही तो बचे होंगे अब, क्योंकि यहाँ से भी निकल चुके, यहाँ से भी निकल गए। कितने में से? 44 में से। तो 3/22 हमारे सिर्फ फेस कार्ड बचे होंगे। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आपको समझ में आ गया, वो रंगीन रंगीन हो गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 31, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो 2 हैं और वाला भी है एक, तो मैं आपको कौन सा करा दूँ बताऊँ? बच्चों को एज वाले सवालों में बहुत दिक्कत आती है, तो हम एज वाला सवाल ही पकड़ लेते हैं। ये वाला सवाल तो आप कर ही लोगे। डायग्राम इसमें करना क्या है, वर्टेक्स निकालने ट्रायंगल की, और उसके अंदर से फिर आपको एरिया फाइंड करना है। आपने कई बार प्रैक्टिस किया है, ठीक है। तो इसको करते हैं थोड़ा, क्योंकि आपके जो एज वाले सवाल होते हैं उसमें बच्चे थोड़े फंसते हैं। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज, इसका आंसर कमेंट कर देना भाई, ठीक है। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड हिज फादर इज 16। तो लेट कर लो, जो सन की एज मान लो, पहले सन की जो एज है, लेट सन एज एक्स मान लो, एक्स ईयर्स, और इन दोनों का सम कितना दिया? 60 दिया। तो फादर की एज जो हो जाएगी, फादर की एज क्या होगी भाई? इसको मैं लिख सकता हूँ 60 - x, लिख सकता हूँ कि नहीं? एक ही वेरिएबल में खेलना है पूरा, एक ही वेरिएबल में खेलेंगे, ठीक है। 6 ईयर एगो, जब भी आपसे बात करें एगो की, तो भाई ऐड करो, ऐड करो। लेटर की बात करें तो भैया ऐड कर दो, क्योंकि लेटर बाद में एगो। अच्छा एगो, सॉरी गलती हो गई भैया, गलती कर दी हमने, गलती नहीं करनी है। देखो एगो की बात कर रहा है, एगो माने होता पहले, तो एज में से घटाने हैं। एज की एगो की बात करें, बिफोर की बात करें, बिफोर माने भी पहले होता है, ठीक है। और अगर आपसे कहीं लेटर माने बाद में, तो आप और कहीं आफ्टर, तो इसमें एज को ऐड किया जाता है, एज को ऐड करते हैं इसमें, और इसमें एज को माइनस करते। कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। तो देखो अब उसने क्या बोला है कि 6 ईयर एगो, तो मतलब 6 ईयर एगो मतलब इस लड़के की तो 6 साल घटी होगी कि नहीं भैया? 6 ईयर एगो द फादर एज वॉज द 5 times द एज ऑफ सन। कि भाई फादर की एज भी तो, जो फादर की एज है वो भी तो 6 घटी होगी, वो क्या 5 गुना है। चलो तो 5x - 30 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 54 - x। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इधर से लाऊंगा तो 6x इज इक्वल टू 54 + 30, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 484, 6x। तो x से कितनी बार जाएगा? ये जाएगा आपका 6 से कितनी बार जाएगा? 14 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 14 बार। तो वो कह रहा है जो सन की एज आई 14 आई, तो वो कह रहा है आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद, 6 साल बाद, अभी 14 का है लड़का, तो 6 साल बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? वो 22 साल का होगा, सॉरी 20 साल का हो जाएगा। 6 साल बाद लड़के की एज पूछी जा रही है, तो 6 साल बाद वो 20 साल का होगा। अभी कितने साल का है? 14 साल का। तो 20 साल बाद उसकी कितनी होगी? वो 6 साल बाद उसकी कितनी एज हो जाएगी? 20 साल का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया तो एक बार क्विक रिकैप दे देता हूँ। देखो सन की एज x मान ली, फादर की एज 60 - x मान ली, क्योंकि दोनों के एज का सम कितना है? 60 था। एगो और बिफोर के लिए नेगेटिव माइनस करते हैं हमेशा एज को, और लेटर और आफ्टर के लिए एज को हमेशा प्लस किया जा सकता है, ठीक है। उसने बोला 6 ईयर एगो, तो इसकी एज भी 6 साल घटी होगी और इसकी भी 6, दोनों को 6 घटा। उसने कहा 5 गुना है, तो 5 गुना कर ली 5x - 3 और 54 - x, यहाँ से x की वैल्यू निकाली 40। अब वो करा 6 साल बाद, बताओ, तो दोनों को ऐड करने के बाद लड़का 20 साल का हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास क्या बचता है? अब हमारे पास बचता है सेक्शन, कौन सा? हमारे पास बचता है सेक्शन D एंड E, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ, मैंने आपके लिए लास्ट में रखा है, लास्ट में मिलेगा क्या? एक सरप्राइज। इस सरप्राइज को आपको मिस नहीं करना, और आप अगर एंड तक वीडियो देखोगे तभी यह सरप्राइज आपको मिल सकता है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि मिशन है 80 आउट ऑफ 80। तो इसके लिए आपको जितनी मेहनत हम करवा रहे हैं उतनी कर लीजिए, आपके बोर्ड में ये पूरे नंबर मैं दिलवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं सेक्शन नंबर D की तरफ, ठीक है। सेक्शन नंबर D पर आ चुके हैं। इसके अंदर 4 क्वेश्चन हैं और 5 मार्क्स के हैं।
तो क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि ए ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एज अ यूनिफॉर्म स्पीड, किसी स्पीड से ट्रेवल कर रही है ट्रेन, ठीक है। इट इफ द ट्रेन हैड 6 किलोमीटर पर हार फास्टर, अगर वो 6 किलोमीटर हार फास्टर हो जाए तो इट वुड हैव टेकन 4 हार लेस देन द शेड्यूल टाइम। मतलब अगर कोई ट्रेन x किलोमीटर से चल रही है, अब वो x+6 से चलने लगे तो शेड्यूल टाइम से वो 4 घंटे पहले पहुंच जाएगी जहाँ पर भी जाना होगा उसी टाइम, मतलब 4 घंटे कम लेगी, सीधी बात है। इधर ट्रेन बाय स्लोअर बाय 6 किलोमीटर, अगर वो 6 किलोमीटर स्पीड से कम चले तो वो 6 घंटे ज़्यादा लेती है शेड्यूल टाइम से पहुँचने में, ठीक है। तो हम ऐसे मान लो कि हम क्या करेंगे, लेट द ओरिजिनल स्पीड मान लो ट्रेन की क्या होगी, ऑफ ट्रेन हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है। अब शेड्यूल टाइम को मान लेते हैं क्या, t आवर्स, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हम जानते हैं, कोई दिक्कत। स्पीड हमें कितनी दी है, x, स्पीड दिया हमें x, ठीक है। स्पीड x आ गई, डिस्टेंस है नहीं हमारे पास, टाइम क्या है t, तो डिस्टेंस आ गया xt, कोई दिक्कत। डिस्टेंस आ गया मेरे पास xt, ठीक है। डिस्टेंस xt आ गया। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कहता है कि इफ स्पीड बिकम 6+6 हो जाए, स्पीड क्या हो जाए, 6 बढ़ रही है ना, 6 बढ़ रही है। अगर स्पीड x+6 हो जाए, अगर स्पीड है अब वो कितनी हो जाए, x+6 हो जाए, तो टाइम है वो कितना हो जाता है, जो टाइम होता है वो 4 घंटे कम चलता है। तो इससे हम डिस्टेंस क्या निकाल सकते हैं, इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस तो भाई सेम होगा, डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल कर रहा है ना वो, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, xt इज इक्वल टू x+6 मल्टीप्लाई t-4, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाया। अब दूसरे केस में क्या कहता है कि अगर स्पीड को 6 कम कर दिया जाता है, स्पीड को इस बार कम किया जा रहा है, x-6 किया जा रहा है, और टाइम को 4 घंटे बढ़ाया जा रहा है, यानी 6 घंटे बढ़ाया जा रहा है, t+6 6 घंटे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो अब जो हमारा निकलेगा वो क्या होगा, xt इज इक्वल टू x-6 मल्टीप्लाई t+6। क्या यही सवाल था, पूरा सवाल हमने अभी कर लिया है, ठीक है। तो देखो अब करना क्या है, अब हमें यहाँ से अपना डिस्टेंस फाइंड करना है। बेसिकली हमें फाइंड करनी है वैल्यू xt की, हमें xt की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे पहले। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, xt मल्टीप्लाई करूँगा तो xt माइनस के 4x प्लस के 60 माइनस के 24, ठीक है। xt से xt गया तो मैं क्या करूँगा, इसे इधर लेकर आऊँगा 4x को, और 60 इधर आ गया, और प्लस 24 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। ठीक है। अब इसको फिर से खोलता हूँ, इसको जब मैं खोलूँगा तो ये मेरे पास क्या आएगा, xt इज इक्वल टू xt प्लस का 6x माइनस का 60 माइनस के 36, xt से x गया, ठीक है, 6x माइनस 60, ठीक है, माइनस के 36 इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं, हाँ 0 हो गया। देखो यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ x माइनस टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। तो मैं x की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँगा तो t+6, तो मैंने x की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, क्या t+6। इस x की वैल्यू को मैं क्या करूँ, इस x की वैल्यू को किसके अंदर डाल दूँ, मैं इसे डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर, इसके अंदर डाल देता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर डाल देता हूँ। देखो यहाँ से भी वैसे 2 कॉमन आ रहा था, तो 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो 2x माइनस का 3t प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। तो इधर डालते हैं, लो तो देखो 2x की वैल्यू क्या निकाली मैंने, t+6 माइनस 6t, सॉरी 3t है ना, 2 कॉमन लिया था अभी, तो माइनस का 3t और कितना है, प्लस का 12 इज इक्वल टू 0 है, कोई दिक्कत है। मैंने इस वाली को इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो यहाँ से 2t प्लस 12 माइनस 3t प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो माइनस का t प्लस का 24 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू आ गई 24 हार्स। तो कितने घंटे लग रहे हैं उसे लग रहे हैं 24 घंटे लग रहे हैं, कोई दिक्कत। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अगर x की वैल्यू मेरे पास, सॉरी t की वैल्यू अगर मेरे पास 24 है तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं t की वैल्यू 24 है तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मेरी x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो t कितना 24 और 3, 24 और 6
30 किलोमीटर आ गई, 30 किलोमीटर पर हार आएगी ना, स्पीड निकाल लें तो 30 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस निकालना था तो एक्स की वैल्यू कितनी है 30 मल्टीप्लाई टाइम कितना था 24, तो कितने लगा 72 720 किलोमीटर। तो इस कितने डिस्टेंस चला ट्रेन ने, 720 किलोमीटर, कितना 720 किलोमीटर चला। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो देखो ये क्वेश्चन आसान सा है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। देखो आपको प्रूव डेट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। बेसिकली ये क्या है, ये है आपकी बीपीटी। क्या ये है आपकी बीपीटी। इसका बीपीटी का क्या करना, आपको प्रूव करना बीपीटी का। ये मैं नहीं करवाने वाला हूँ, ये आप घर से खुद करेंगे। ठीक है, हमने इसी चैनल पर बीपीटी की एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वहाँ से आप उस वीडियो को देखकर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं उसकी लिंक अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा दूंगा। ठीक है, लेकिन इसका सेकंड पार्ट हम जरूर करेंगे। सेकंड पार्ट को कर लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल दिया है ABC और जो ट्रायंगल दिया हमें PQR एक दूसरे के सिमिलर है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR और AC अपॉन PR। इतना तो लिख ही सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत है। देखो AB की वैल्यू 6 दी है, PQ की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, BC की वैल्यू कितनी है, PQ की आ गया, BC की वैल्यू कितनी है 4 है, QR की वैल्यू हमारे पास है नहीं, इक्वल AC की वैल्यू 8 है और PR की वैल्यू 6 है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। मैं इन दोनों को उठा लूँ पहले, इन दोनों को जब मैं उठाऊँगा तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 4 अपॉन QR इज इक्वल टू 8 अपॉन 6, इससे गया 2 बार, 2 से 3 बार गया, तो QR की वैल्यू यहाँ से आ गई 3 सेंटीमीटर। QR की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत। और अगर मुझे PQ की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को उठा लूँगा, यहाँ से मिल जाएगी कि नहीं। तो देखो 6 अपॉन PQ इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, इससे 2 ये 3 बार गया। ठीक है, तो PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2। कोई दिक्कत, 9/2 ही आ रही है ना हमारी PQ की वैल्यू। एक बात देख लो, तो BC हमारा हमें चाहिए तो QR चाहिए ना। अच्छा, PQ की वैल्यू तो हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, QR की निकाली थी, तो QR आ गया, हमें PQ की वैल्यू चाहिए थी, तो 3 रख दिया, तो इससे 2 टाइम्स दिया 3, 9/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लगभग इसकी वैल्यू आ जाएगी मैं लिख सकता हूँ इसे 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर आएगी। तो मुझसे पूछा PQ प्लस QR, तो PQ की वैल्यू 4.5 है, इसकी वैल्यू 3 है, तो इसका आंसर आएगा 7.5 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू आएगी कितनी 7.5 सेंटीमीटर आ सकती है। और इसका प्रूव आपको पक्का करना है, क्योंकि ये आएगा पेपर में, आएगा। ठीक है, पक्का पेपर में आएगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 क्वेश्चन मुझसे क्या कहता है, देखो इसमें भी क्या है, और वाले 2 क्वेश्चन है, तो इसके अंदर क्या करना है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे, सेकंड क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको और वाले छुड़वाए उनके वो सभी आपके होमवर्क हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसा नहीं है। ठीक है, उन सभी के आंसर मुझे कहाँ देने आपको, उन सभी के आंसर मुझे आप कॉमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 34 का B पार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, तो अभी इस सेक्शन में कितने क्वेश्चन बचे हैं, एक और क्वेश्चन है इस सेक्शन में भी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 34 का B पार्ट कर रहे हैं हम, 34 का B पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का B पार्ट हमसे क्या कहता है, देखिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। ए सर्कस टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का है, सिलेंडर बना लो भैया, इस तरीके का सिलेंडर है। ठीक है, ये रहा सिलेंडर है। ठीक है, सरमाउंटेड, ओहो ऊपर इसके सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप, इसके ऊपर ही कॉनिकल टॉप भी है। ठीक है, कॉनिकल टॉप ऑफ द सेम डायमीटर, दोनों का सेम। इफ देयर कॉमन डायमीटर 56 सेंटीमीटर, कॉमन डायमीटर इनका 56 सेंटीमीटर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर 6 सेंटीमीटर, हाइट दिया इसकी 6 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट अबव द ग्राउंड इज 27 मीटर। तो इसकी टोटल हाइट कितनी दी है 27 सेंटीमीटर दी है ग्राउंड से। तो भाई टेंट की उसकी कोन की कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर ये 27 6 है तो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमसे पूछा फाइंड द हाइट ऑफ, सॉरी अरे ये नहीं कहाँ, टेंट अबव द ग्राउंड 20, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज इन मेकिंग द टेंट। तो इसको बनाने के लिए कितना कैनवास यूज होगा उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, बेसिकली हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें इसका सी ऐसे और इसका सी ऐसे दोनों को ऐड कर दो, वही तो होगा। अब हमें दिया था कितना कॉमन है, इसका डायमीटर 56 सेंटीमीटर हमें दिया है। ठीक है, 56 सेंटीमीटर दिया है, तो हमें क्या करेंगे, अगर इसका हमें एरिया ऑफ कैनवास यूज़ निकालना है, एरिया ऑफ कैनवास
यूज्ड, तो हम निकालेंगे क्या, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। ठीक है, तो पहले मैं CSA ऑफ सिलेंडर निकाल लेता हूँ, तो वो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल होता है। पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू हम क्या लेके चलें, अभी यहाँ कुछ नहीं, हम पाई की वैल्यू सिर्फ बाद में रखेंगे। आर की वैल्यू कितनी है सिलेंडर की, सिलेंडर का आर कितना था हमारे पास, सिलेंडर का आर है 6, क्यों भाई 6 ही तो है, सही है, सॉरी आर नहीं, आर तो हाइट है, हाइट है, तो आर हमारे पास क्या हो जाएगा 56 है ना डायमीटर, तो इसका आधा करो तो 28 हो जाएगा आर, मल्टीप्लाई 28 और 6 ये हो गया, तो 28 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8 4 12 168 आता है ना। क्यों भाई गड़बड़ कर रही ना, अरे गड़बड़ कर रहे हैं भाई, अब एरिया का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, हमें CS से चाहिए। बेटा ये गलतियाँ आप भी कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में, देखो मुझसे भी गलती होगी तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH, तो 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 6, तो ये हो जाएगा आपका 54 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई पाई, तो ये होगा 4, इसका कितना हो जाएगा 28 2 जा 56 होता है, 28 2 जा 56 होता है, क्या कर रहे हैं हम भी आज, 56 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई पाई, तो कितना हो गया 6, इधर से हो गया तो ये हो गया 336 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया किसका, CSA ऑफ सिलेंडर। अब निकाल लेते हैं CSA ऑफ कोड, तो वो होता है पाई RL। तो देखो सीधी सी बात है, सीधी सी बात ये है कि इसकी हाइट तो दी है, रेडियस भी दी है, लेकिन स्लेंट हाइट दी है नहीं दी है ना, पहले इसका स्लेंट हाइट निकालना पड़ेगा। तो L निकाल लिया, क्या कहते हैं R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, बढ़िया सवाल है भाई साहब। R कितना है 28 का स्क्वायर प्लस H कितना है इसका, H कितना भाई इसका 21 का स्क्वायर, भाई रेल बन जाएगी। अब रेल बन जाएगी, क्यों रेल क्यों बनेगी, देखो भैया 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 प्लस 21 का 441, दोनों को ऐड करो कितना आएगा भाई, ऐसा आ जाए जो हमें याद हो, 1325 आ रहा है क्या, 11 ये आ रहा है 784 और 4 4 5 2 11 1225, तो 1225 किसका होता है, लगभग 1225 माने तो ये लगभग मेरे हिसाब से ये होता है 35 का होता है। तो L हमारी आ गई 35, ठीक है, L कितनी आ गई 35, ठीक है, तो पाई मल्टीप्लाई ये कितना आता है हमारे पास 28 मल्टीप्लाई 35, तो कितना आएगा ये 980 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो टोटल निकाल लें, टोटल कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड कर दो 336 पाई प्लस 980 पाई, तो इसका आंसर आएगा कितना, इसका आंसर आ रहा है 1316 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई देखो थोड़ा सा काम तुम्हें करना, पाई की वैल्यू डाल लेना और इसका आंसर एकदम करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो ये हमें दिया है फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सो द मार्क्स ऑफ 230 स्टूडेंट दिया है, इफ़ द मीडियन मार्क्स आर 46 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो ये हमें करने ही करने हैं। तो देखो ये आपको दिया है, तो मैं यहीं पर आपकी वो बना देता हूँ, ठीक है। कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी जरूरत पड़ती है मीडियन निकालने के लिए, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर ही आपकी CF बना देता हूँ, क्या CF यहीं पर बना देता हूँ, ठीक है। ये इसके लिए हो जाएगा और मैं CF यहीं बना देता हूँ, ठीक है। जूम कर लेते थोड़ा, CF मैं यहीं पर कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको CF बनाना नहीं आता है तो भाई क्या कर रहे थे पूरी 1 साल तक, तो चलिए CF बनाए। तो 12, ठीक है, इसको ऐड करते जाते हैं नीचे वालों को, इसके साथ जैसे जैसे आएगा, तो ये 12, तो ये कितना आएगा भाई, इसको ऐड करने पे 12 और 30 42, 12 और 30 भैया हमारा, ऐसे कर लो ना, हम गलत क्यों कर रहे हैं भाई। हाँ 12 और 30 42, 42 प्लस एक्स, इसको करेंगे तो 42, तो 107 प्लस एक्स, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो 107 प्लस एक्स प्लस वाई, इसको ऐड करेंगे 132 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसको ऐड करेंगे तो 150 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। और ये हमें कितने के बराबर दिया है, 150 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें 230 के बराबर दी है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 80 आ गई। इक्वेशन नंबर 5 डाल दो, ठीक है। अब देखो हमें मीडियन क्लास कितना दिया था, जो मीडियन दिया हमें वो 46 दिया है, 46 दिया मीडियन मार्क।
तो 46, तो भाई इसके बीच में तो नहीं आएगा, वो आएगा यहाँ कहीं 40 और 50 के बीच में। तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, फ्रिक्वेंसी होगी यहाँ से 65। कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी होगी 42 प्लस एक्स, फ्रिक्वेंसी से ऊपर वाला लिया जाता है कम्यूटेटिव में, ठीक है। और एल क्या होगी, लोअर लिमिट 40, एच कितना हो गया 10 है हमारे पास, ठीक है। इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे अपना n/2 और निकाल लो, n/2 कितना है 230 का भाग दोगे 2 से तो 115। अब फॉर्मूला जरूरी याद होना चाहिए, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। तो L की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारी 46 है, ये 40 दिया हमें, n/2 115 है, माइनस करोगे तो कितना आएगा 42 प्लस x मल्टीप्लाई 10 अपॉन F कितना हमारे पास, F है 65। तो ये इधर आके घट जाएगा तो 6 बचेगा, 115 माइनस 42 माइनस x अपॉन 65 मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो कितना आएगा भाई 6 इज इक्वल टू 73 आ जाएगा ना, 73, हाँ 73 अपॉन एक्स अपॉन 65 मल्टीप्लाई 10। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को तो बताइए। अब देखो भाई कैलकुलेशन है भाई इस सवाल में, तो अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 6 इज इक्वल टू 730 माइनस 10x इज इक्वल टू 65। 6 का इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 0 बची 3, 390, 390 तो आएगा भाई, ठीक है 390 आएगा बराबर 730 माइनस 10x, ठीक है। तो यहाँ से 730 में से 390 जाएगा तो 0 4 और 340 बराबर 10x। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 340 डिवाइड बाय 10, तो x की वैल्यू यहाँ से 34 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 34 आ गई यहाँ से। अगर x की वैल्यू 34 आ गई तो x प्लस वाई बराबर 18 था, 80 तो था, तो 34 प्लस वाई बराबर 80। तो y की वैल्यू भाई कितनी आएगी 80 में से 34 चला जाएगा तो कितना बचेगा, y की वैल्यू आएगी 46, ठीक है। तो x और y की वैल्यू इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। और आपको पता तो होगा एक बात, क्या ये और वाला सवाल जो और है इसका आंसर चाहिए मुझे क्या, कमेंट बॉक्स में देखिए, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं, ठीक है। चलिए ये पेज खाली रह गया, चलो तो चलिए मूव करते हैं केस स्टडी की तरफ। सेक्शन ई हमारा किसका है भाई, ये है केस स्टडी, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। 12 नंबर की केस स्टडी आपके बोर्ड एग्जाम में आती है, ठीक है। तो वैसे ही केस स्टडी लेने की हमने कोशिश की है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून, अप्रैल से जून का मंथ है 2022 का, द एक्सपोर्ट को, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। द एक्सपोर्ट ऑफ पैसेंजर कार फ्रॉम इंडिया इंक्रीज बाय 26% करस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ 2021 से 22। मतलब जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जो पैसेंजर जो कार के इंडिया में 26% बढ़े हैं 2021 और 22 में, ठीक है। तो ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लान टू प्रोड्यूस 1800 कार इन 4th ईयर। तो वो क्या कर रही है, जो प्रोड्यूसर कंपनी है वो 1800 कार बनाने की सोच रही है 4th ईयर में, 4th साल में 1800 कार एंड 2600 कार इन 8th ईयर, और 8वीं साल में 2600। तो अज्यूमिंग डेट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय फिक्स नंबर एवरी ईयर, तो मतलब हर ईयर फिक्स नंबर से बढ़ रहा है ये प्रोडक्शन। तो बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन हमको बताना है, ठीक है, कि पहले साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, 12वीं साल में कितना हुआ, और टोटल प्रोडक्शन 10 साल में कितना हुआ। तो देखो उसने बोला 4th ईयर में, मतलब हम इसे टर्म 4 मान सकते हैं। 4th ईयर में होगा वो 1800 हो रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें, मैं लिख सकता हूँ 1800 के बराबर तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 18। कोई दिक्कत है। अब दूसरा कहता है 8th ईयर में, तो मैं लिख सकता हूँ T8 इज इक्वल टू 2600। तो a प्लस 7d बराबर 2600, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व करूँगा तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ a प्लस 7d इज इक्वल टू T600, माइनस 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 इससे गया तो माइनस के 4d, इसमें से 2600 में से जाएगा माइनस के 800, तो इससे गया तो d की वैल्यू आ गई 200। तो भाई d की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, d की वैल्यू हमारी 200 आ रही है। हमें चाहिए क्या, फर्स्ट के लिए क्या करेंगे, तो मैं इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में डाल देता हूँ, पुट d इज इक्वल टू 200 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस देखो 3 मल्टीप्लाई करूँगा 600 बराबर 1800। तो भाई
पहली साल में जो कंपनी बना रही होगी 1200 कार बना रही, कितनी 1200, तो इसका आंसर कितना आ गया 1200। फर्स्ट ईयर मतलब यही निकालना था। अब पूछ रहा फाइंड द प्रोडक्शन इन 12th ईयर मतलब 12वीं साल। तो T12 के लिए क्या करेंगे, A प्लस 11D, तो कितना हमारा 1200 प्लस 11 मल्टीप्लाई 200, तो 1200 प्लस ये कितना हो गया 2200। तो इनको ऐड करने के बाद कितना आएगा, इनको ऐड करने के बाद भाई कितना आएगा 004 3400 आ रहा है, 3400। तो 12 साल बाद कितनी कार बनेंगी 3400। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 3400। हमसे पूछा फाइंड द टोटल प्रोडक्शन। अब हमसे पूछ रहा है टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 10 ईयर, मतलब फर्स्ट 10 ईयर के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, इसका SN निकालना पड़ेगा, SN निकालना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो हम निकालेंगे SN n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो 10 साल के लिए तो S10 इज इक्वल टू 10/2 2 मल्टीप्लाई 200 प्लस 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई 200। ठीक है भाई, तो इससे 5 बार गया, ये 400 हो जाएगा 400। ठीक है, प्लस 9 तो 1800। ठीक है भाई, 5 मल्टीप्लाई 2200, तो इसका कितना मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0 0 0 एक गड़बड़ करी क्या हमने, क्यों भाई, ये आ जाएगा 2100, 21,000 आ रहा है ना। हाँ 21,000 आ गया हमारे पास। कितना आ गया भाई, हमारे पास आ गया 21,000। तो कितनी बनेंगी पहली 10 साल में, पहली 10 में बनेंगी 21,000। ठीक है, तो अब बचा है हमारे पास लास्ट, इन हाउ मैनी ईयर्स विल द टोटल प्रोडक्शन रीच 31,200 कार। तो ये और है, और तो आप ही करते हो वैसे, चलो इस बार एक और मैं ही कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा और अच्छा है। तो SN इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 31,200। ठीक है, तो n/2 200 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 200 इज इक्वल टू 31200। ठीक है, कोई दिक्कत है तो n/2 ये हो जाएगा 400 200 n माइनस 200 इज इक्वल टू 31200। तो n/2 इधर से 200 बचेगा, इधर से 200 n इज इक्वल टू 31200। देखो भाई एक काम कर सकता हूँ, n/2 यहाँ से 200 कॉमन आ रहा है, 200 कॉमन ले लो। 200 कॉमन लेने से क्या फ़ायदा, छोड़ो 200 कॉमन, मतलब एक काम कर लो n/2 है, इसे n/2 लिखो, 200 कॉमन ही ले लो। चलो 200 कॉमन ही ले लेते हैं, फिर क्या ही बचा 1 प्लस, अब n है तो ये 31200, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 2 से 2 गया, तो n प्लस n स्क्वायर बराबर 312 बच रहा है कि नहीं। ठीक है, 312, तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 312 बराबर 0। ठीक है, तो हमें चाहिए 312 के फैक्टर। तो 312 के फैक्टर क्या है भाई, 312 के फैक्टर क्या होंगे, तो देखो 312 के फैक्टर लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 24n माइनस 13n माइनस 312 इज इक्वल टू 0। तो n कॉमन लेंगे, n प्लस 24 माइनस के 13 कॉमन लेंगे, n प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू एक आएगी 13, और एक n की वैल्यू जो आएगी यहाँ से आएगी कितनी माइनस के 24, और n की वैल्यू माइनस में तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, बहुत से 17 नहीं, सॉरी माफ़ी चाहते हैं 37 है। ऑन एनुअल स्पोर्ट डे ऑफ अ स्कूल पैरेलल लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ लाइम पाउडर। आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा, जो एनुअल स्पोर्ट डे होता है तो ऐसी लाइनें बनाई जाती हैं पाउडर से, जिसमें रेस वगैरह करते हैं और योग्यताएं होती हैं, खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। ड्रॉन विथ लाइम पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच। देखो 1 सेंटीमीटर का 1 मीटर का 1 मीटर का गैप है सभी के अंदर। इन अ रेक्टेंगुलर शेप स्कूल प्ले ग्राउंड, तो 80 प्लास्टिक कोन्स हैव बीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1, देखो मीटर, 1 मीटर की दूरी पर 80 रखे गए हैं, 80 कितने 80 रखे गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो ईच अदर अलॉन्ग PY एस वन इन फिगर, तो 1 PY ये रहा। ठीक है, पुष्पेंद्र रन 1/4 द डिस्टेंस ऑफ PY ऑन द थर्ड लाइन। तो पुष्पेंद्र कहाँ है, ये पुष्पेंद्र भैया,
ये क्या है? पुष्पेंद्र है। पुष्पेंद्र रन द डिस्टेंस पी वाई ऑन द थर्ड लाइन पोस्ट अ येलो फ्लैग। कौन सा भैया? इसके पास है येलो, दिख रहा है? इसके पास है येलो फ्लैग, ये है येलो, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, इसके पास कौन सा? येलो। एंड पोस्ट अ येलो फ्लैग, पंकज रन 1/5, पंकज 1/5 भगता है, पी वाई एट द 7th लाइन एंड फ्लैग अ ब्लू। इसके पास है भाई ब्लू। अरे येलो वाला कहाँ गायब हो गया भाई? चलो येलो, 1 मिनट येलो लगा दें इसके पास। तो ये है येलो, ठीक है, कोई दिक्कत भाई? ये येलो आ गया। अब पूछ रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द येलो फ्लैग। तो येलो फ्लैग के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो देखो, ये तो ट्री है, ये तो ट्री हो गया मेरे पास। अब येलो फ्लैग लेके कौन चल रहा है? कौन चल रहा है? पुष्पेंद्र चल रहा है। अब वो चल रहा है 1/4, तो 80 का 1/4 करना पड़ेगा हमें पहले ही। तो कितना आ गया? 20। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 20/3। पहले का आंसर ये आ गया येलो फ्लैग का। फिर पूछ रहा व्हाट इज द डिस्टेंस व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। दोनों फ्लैगों के बीच का डिस्टेंस क्या है? तो भाई ये तो अभी हमने किसके निकाला? येलो का। अभी हमें पता भी तो होना चाहिए किसका, हमें पता होना चाहिए किसका। पंकज जो लेके जा रहा है, पंकज है ना, पंकज, जो पंकज कौन सा फ्लैग लेकर जा रहा है? वो सॉरी, येलो, ब्लू कलर का लेके जा रहा है। ब्लू के लिए क्या है? ब्लू। तो ये 7 है, ये तो फिक्स रहेगा। अब 1/5 है, तो 80 का 1/5 करो तो कितनी बार जाएगा ये? 1/5 कितनी बार जाएगा? 16। तो ये हो गया 16,7। तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट तो ये हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। तो अब उसने पूछा सेकंड वाले पार्ट में हमसे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। दोनों फ्लैगों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, 20 - 16 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। इनको सॉल्व करने पर कितना आएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 4 और 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? 16 प्लस 16, ठीक है। तो ये आएगा रूट का 32। 32 को कैसे लिख सकते हैं हम भाई? 32 को कैसे लिखेंगे? 32 को मैं लिख सकता हूँ क्या? देखो 4 बेसिकली 16 गुणा 2 ही तो होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4√2। क्या लिख सकता हूँ इसको? मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 4√2 लिख सकता हूँ कि नहीं? क्यों भाई? 4√2 मीटर लिख दूंगा। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई? इन दोनों के बीच की दूरी आ गई 4√2 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत? अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ रमन हैज़ टू पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे, मतलब बिल्कुल बीच में जाके लगा के आता है, बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग, मतलब इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है इसके बिल्कुल बीच में इन दोनों को, सॉरी ये हटा देते, ठीक है, इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने वाली, अरे क्या कर रहे हैं हम, सॉरी, देखो इन दोनों को जो जोड़ने वाली है इसके बिल्कुल बीच में वो क्या कर रहा है? इफ रमन हैज़ टू पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, कौन सा ग्रीन फ्लैग? ये कर दिया, यहाँ पोस्ट कर दिया, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग, इन दोनों को जो ज्वाइन कर रही है। तो भाई ये इसके कोऑर्डिनेट लिखो पहले। इसके कोऑर्डिनेट क्या थे? 20,3, और इसके कोऑर्डिनेट थे हमारे कितने? इसका कोऑर्डिनेट निकाला था हमने 16,7, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट थे। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि वेयर शुड वी पोस्ट दिस फ्लैग। तो मतलब बेसिकली हमसे क्या पूछ रहा है? इसका हमसे बेसिकली मिड पॉइंट पूछ रहा है। भाई मिड पॉइंट ही तो पूछ रहा है क्योंकि दोनों बराबर हैं, देखो हाफ वे पे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब 20 + 16 डिवाइड बाय 2, 3 + 7 डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 36/2, 10/2। तो इनको सॉल्व करेंगे तो 18,5। तो कौन से को कहाँ पे इसने 18,5 यहाँ पर इसने ग्रीन फ्लैग को पोस्ट किया हुआ। कहाँ पर? यहाँ पर इसने ग्रीन फ्लैग को पोस्ट किया हुआ। कोई दिक्कत? क्यों भाई, सही कर रहे हैं? सही किया ना? 18,5, ठीक है। चलो आगे चले अब। चलिए अब आगे चलते हैं। और क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है, ये वाला आपका होमवर्क में रहेगा। अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, और ये है आज का लास्ट सवाल, ठीक है, भूलना नहीं है, आपको मिलेगा लास्ट में एक सरप्राइज। तो
जो बच्चा लास्ट तक टिकेगा उसी को सरप्राइज मिलने वाला है। तो चलिए मूव करते हैं। पहला क्या है, ए हॉट एयर बलून इज राइजिंग वर्टिकली फ्रॉम अ पॉइंट ए। अरे भैया पॉइंट ए कहीं दिख रहा है किसी को? आओ लो जूम करो पहले से थोड़ा, इसे थोड़ा जूम कर ले बेटा। तो ये है इसका पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, ये सी है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। जी हमें बी दिया है और जी हमें ए दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब बोला ए हॉट एयर बलून राइजिंग वर्टिकली फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड विच इज डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच की दूरी 50 मीटर है इन दोनों। अरे दिल कैसे बनना भाई, दिल क्यों बनना है? 50 मीटर की दूरी पर ये दोनों, ठीक है। और ये भी इसके बराबर ही है, उसने बोला है, ठीक है। तो अमित हु इज राइडिंग द बलून ऑब्जर्व दैट इट टुक 10 सेकेंड टू रीच अ पॉइंट बी विच इज एस्टिमेट टू इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हाँ सही है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बराबर। तो अब वो कह रहा है कि ए से बी तक जाने में उसे 10 सेकंड लगते हैं। कितने? 10 सेकंड लगते हैं। इन दोनों की डिस्टेंस बराबर दी है, इन दोनों कितने लगते हैं? 10 सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन बी फ्रॉम द बलून ऑफ द कार पी, कार ये पी है, तो भाई इसको क्या लगेगा? 10 थीटा बराबर क्या है? 50/50। तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 1। और 10 थीटा बराबर 10/45 के बराबर होगा। तो थीटा की वैल्यू क्या? 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे ये दोनों। कितने का? 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो पहला हो गया। दूसरा है आफ्टर सर्टेन टाइम अमित ऑब्जर्व डेट द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू 60। तो कुछ समय बाद वो ऑब्जर्व करता है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 हो गया। तो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग दिस टाइम इज, मतलब वो एंगल बढ़कर 45 था भी जहाँ, तो अब वो कितना हो गया? 60 हो गया है। मतलब ये एंगल 60 हो गया है। मतलब ये वाला डिप्रेशन की बोल रहा है तो ये 60 है, तो ये भी 60 हो गया, ठीक है। अब उसने पूछा है कि वो बी से सी पहुंच गया, तो ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा हमसे एक्स। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? देखो ये थोड़ा नहीं दिख रहा हो तो मैं इसे थोड़ा जूम कर लूँ, देखो, ठीक है। तो इसने पूछा हमसे कि बी सी तक पहुँच गया, मतलब ये पूरा डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो मैं लगा सकता हूँ 1060 इज इक्वल टू एक्स प्लस 50 डिवाइड बाई कितना है? 50, ठीक है। तो ये क्या आएगा? √3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 50/50। तो 50√3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 50। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? 50 कॉमन लेंगे, √3 - 1 मीटर। तो एक्स की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत? जो एक्स इसने चला ये आ गया हमारे पास। अब चलते हैं थर्ड पे। टोटल टाइम टेकन बाय द बलून टू रीच द पॉइंट सी फ्रॉम द ग्राउंड। टोटल टाइम निकालना है हमें बलून का जो ग्राउंड पर पहुंचने के लिए, ठीक है। पहली बात तो हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो हम यहाँ पे एक चीज़ देखें, अगर मैं कहूँ स्पीड इज इक्वल टू भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब हमें स्पीड तो पता ही नहीं बलून की भाई, पहले हमें स्पीड पता होनी चाहिए बलून की। डिस्टेंस तो हमें पता है और हमें से टाइम पूछा। डिस्टेंस क्या हमारा? 50 और √3 - 1। तो देखो भाई पहले हमें निकालना होगा स्पीड बलून की। तो स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना था? 50, और कितने में जा रहा था? 10 में। तो इसकी स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ बलून। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5 से 10 बार गया टाइम। तो टाइम आ गया यहाँ पे √3 - 1 अपॉन, ठीक है। कैसे लिख सकता हूँ मैं इसे? 10, सॉरी, हाँ ऐसे ही लिख सकता हूँ ना। टाइम कितना आ गया मेरे पास? टाइम आ गया 10 √3 - 1 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये आज के सैम्पल पेपर या फिर कह सकते हैं एक्सपेक्टेड पेपर का हमने लास्ट सवाल कर लिया है। दोस्तों आप एंड तक बने रहे, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप बने रहे हैं तो आपको इसका फल आपको कल के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। बिल्कुल एज इट इज पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं, हमने आपसे कहा था कि हम आपको देंगे, क्या देंगे भाई? हम बोला था कि हम आपको सरप्राइज़ देंगे, ठीक है। लेकिन सरप्राइज़ देने से पहले आपको करना क्या है? वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करेंगे, ठीक है। वीडियो को शेयर करेंगे अपने मित्रों के पास। जो साल भर बिल्कुल नहीं पढ़े उनके पास ज़रूर भेज दीजिए, क्योंकि एक दिन में पास होने की स्कीम सिर्फ यही है, ठीक है। और चैनल को जल्दी आप कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम तक अब हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। हर एक आपके पेपर का हम एक्सपेक्टेड पेपर आपको यहाँ सॉल्व करवाने वाले हैं। जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पे हम सॉल्व करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आज का सरप्राइज़ हम आपको बता देते हैं। तो देखिए ये है आपके बिग सरप्राइजेस,
ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं इनको बेटा छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि आप कल देख लेना इन्हीं में से 4 से 5 क्वेश्चन, इन्हीं जो सरप्राइज वाले क्वेश्चन इन्हीं में से आपको मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रूव डेट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, और प्रूव डेट 3+2 रूट 5 इरेशनल नंबर, और ये टैक्सी वाला सवाल। ठीक है, 5 ये एज वाले सवाल, और आप देख सकते हैं ये आपको द सम ऑफ डेट ऑफ टू डेट नंबर इज 99 ये वाला सवाल, ये लॉग वाला एपी का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से केस स्टडी भी बन सकता है। ठीक है, तो अच्छे से करना है। और भी सवाल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सवाल ये। ठीक है, ये पैरेललोग्राम वाला सवाल करके ही जाना है, ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, करके जाना भाई। ये सवाल, इस सवाल को बिना करे जाना मत, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, पेपर में आएगा कल के में। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका भाई, उसी सवाल का भाई एक ये है, ये ट्रिग्नोमेट्री का वो हाइट एंड डिस्टेंस का इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से बेटा केस स्टडी बनेगी, क्या केस स्टडी बन सकती है, तो अच्छे से इस सवाल को करके जाना है। और देखो ये द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, अगर ना आए तो कल मुझसे आके कह देना, कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि सर ये क्वेश्चन आया नहीं। मैं कह रहा हूँ गारंटी से पक्का आएगा, ये सवाल हर साल आता है। और ये कुछ सवाल है इंपॉर्टेंट, और ये वाला सवाल प्रूव डेट द पैरेलल सर्कमस्क्राइबस सर्कल इज रोम्बस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों की कैटेगरी में, तो इसको बेटा आपको करके जाना है। ये वाला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही सवाल इसमें इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, आपको इन सभी क्वेश्चन को करके जाना है। ये वाला सवाल भी आपको करके जाना है, सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट सवाल लिए गए हैं। ये वाला सवाल भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल हैं, देखो ये सभी आपको दिए गए हैं। तो हाँ, ये सवाल भैया 1 नंबर का सवाल आपका मीन मोड और मीडियन से रिलेटेड एम्पिरिकल फॉर्मूले से सवाल एक जरूर आता है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूले को याद कर लेना, क्योंकि बच्चे सब सारे स्टैटिक्स पढ़ के जाते हैं लेकिन इस फॉर्मूले को भूल जाते हैं, तो आपको इसको नहीं भूलना है। ये प्रोबेबिलिटी का एक सवाल है, इसे भी आपको करके जाना है। ठीक है, तो डेट्स इट, हमारी तरफ से यही था, आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आप अपने एग्ज़ाम को फोड़ कर आओगे, और एग्ज़ाम देने के बाद कल जब 17 तारीख को जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में अगर आपको हमारी पेपर से कुछ भी सहायता मिले तो थैंक यू ज़रूर लिखेंगे, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और एक मोटिवेशन इस बात से भी मिलेगा कि अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, और आने वाले समय में हम हर एक चैप्टर्स के आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सैम्पल पेपर्स आपको सॉल्व करवा रहे होंगे। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आपका चेहरा हमेशा ऐसा ही खिलखिलाता रहे, और बोर्ड एग्जाम से जब आप बाहर निकलें तो आप ऐसे हंसते मुस्कुराते निकलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।